स्वागत है आप सभी का इस क्लास के अंदर। तो आज के इस वन शॉट के अंदर आपको जो चीज़ें मिल रही हैं वो मिल रही हैं आपके डेटाबेस से रिलेटेड। अगले वन शॉट के अंदर मैं आपको एसक्यूएल है जो एक ही क्लास में बिल्कुल कवर अप करा दूंगी। तो आज की ये क्लास डेडिकेट रहने वाली है डेटाबेस के अंदर से, और डेटाबेस में मैं आपको ये जो सारे टॉपिक आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे टॉपिक हैं जो आपको बिल्कुल आज की क्लास में करवाने वाली हूँ। एंड तो चलिए फिर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ में शेयर भी है जो ज़रूर करिएगा। एंड तो चलिए फिर बाय बाय नहीं, स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, जब भी मैं किसी भी टॉपिक किसी भी चैप्टर की शुरुआत करती हूँ तो मैं हमेशा उसके नाम के साथ में करती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि जब आपको नाम समझ में आ गया ना तो चीज़ समझ में आ गई। तो देखिए, हमारा चैप्टर कहता है डेटा। हमने कहा ठीक है, कहता है डेटा बेस, डेटा से बना डेटा बेस, मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि डेटा क्या है। अब उस डेटा को आप डेटाबेस के अंदर रखोगे और उसको मैनेज करोगे किसी लैंग्वेज का यूज़ करके, है ना, किसी सिस्टम का यूज़ करके। तो बस यही हमारी परिभाषा है, इसके इर्द गिर्द ही हमें जो है घूमना है। ठीक है, पहले जाना है डेटा, फिर डेटाबेस, क्योंकि उस डेटाबेस में हमारे डेटा को पुट किया जाएगा, रखा जाएगा, और फिर उसको डेटा को मैनेज करने के लिए एक सिस्टम जिसको हम फॉलो करने वाले हैं, यानी कि हमारी लैंग्वेज जिसको हम सीखेंगे, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, तो ये पूरी कहानी आपकी रहने वाली है इस पूरी सीरीज़ के दौरान। तो चलिए, अब शब्द जो पहला मैंने कहा कि डेटा, क्या है डेटा। सो डेटा की बारी आती है कि डेटा क्या 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 है। तो देखिए, डेटा कोई भी मेज़रमेंट हो सकता है, कोई नाम हो सकता है, कोई ऑब्जर्वेशन हो सकता है, कोई फिगर हो सकता है, कोई फैक्ट हो सकता है। ठीक है, तो कुछ भी है जो डेटा हो सकता है। ठीक है, अब डेटा ऐसा है कि अगर आपकी बात करें तो आपसे रिलेटेड आपका नाम, आपके मम्मी का नाम, पापा का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी स्कूल की टाइमिंग, आपका जो है 10th क्लास में आपके कितने परसेंटेज आए, आपके सब्जेक्ट हो गया, है ना, एंड आपका जो है स्कूल में एडमिशन की डेट हो गई, आपका आधार नंबर हो गया। ये सारी चीज़ें क्या हैं आपसे रिलेटेड, आपका फ़ोन नंबर, एज, है ना, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी क्या है आपसे रिलेटेड आपका डेटा है। अगर हम यहाँ पर किसी और की बात कर लें, जैसे कि मान लीजिए मैं एसी की बात कर लेती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इसका प्राइस क्या होगा, है ना, एंड इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं कि जो इसके ऊपर टेम्परेचर लिखा हुआ है ना, इसका प्राइस हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इससे रिलेटेड इसका डेटा हो गया, है ना। मान लीजिए मैं लाइट की बात कर लेती हूँ, सो इसका कलर हो गया, इसका प्राइस हो गया, कंपनी का नाम हो गया। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें क्या है, इससे रिलेटेड डेटा है। तो ज़रूरी नहीं है कि ह्यूमन की ही प्रोस्पेक्टिव से हम बात कर रहे हैं, उसके डेटा के प्रोस्पेक्टिव से नहीं। सो डेटा किसी का भी, तो अगर हम आज की डेट में बात कर रहे हैं तो डेटा इज़ डेटा, मतलब डेटा इज़ कितना बड़ी चीज़ हो गई, किंग हो गया डेटा, है ना। तो अब इन इतने सारे डेटा को हम मैनेज कहाँ पर करके रखें, इतने सारे डेटा को हम मैनेज कहाँ पर करें, क्योंकि हमें मैनेज करना है। अगर हम बात करें डेटा की, तो कुछ डेटा स्ट्रक्चर्ड है जो कि एक टेबल में सजा करके रखा हुआ है, मतलब एक टेबल के अंदर एक स्ट्रक्चर्ड, एक प्रॉपर तरीके से पड़ा है। लेकिन बहुत सारा ऐसा डेटा भी है जो अनस्ट्रक्चर्ड है ना। बात करेंगे हम लोग न्यूज़पेपर की, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा उसके अंदर आ गया, है ना। तो अब इतने सारे डेटा को हमें कहीं ना कहीं मैनेज करके रखना होगा, कहीं ना कहीं हमें उसे संभाल करके रखना होगा, ताकि हम फ्यूचर में उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो भी काम है, वो हम बिल्कुल कर पाएँ। अब आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि क्या है डेटा, है ना। तो ज्योग्राफिकल हो गया, कल्चरल हो गया, साइंटिफिक हो गया। तो ये सारे आपको यहाँ पर टाइप्स ऑफ डेटा बता रखे हैं, आसान भाषा में मैंने आपको चीज़ें समझा दी। अब देखिए क्या चीज़ है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि डेटा आपको समझ में आ गया। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए हम एक स्कूल की शुरुआत करते हैं, एक स्कूल खोलते हैं, या फिर आप अपने ही स्कूल का कोई एक एग्जाम्पल ले लीजिए, है ना। तो वहाँ पर अटेंडेंस रजिस्टर होता है, कितने नाम्स लिखे होते हैं बच्चों के, है ना। तो उनका जो अटेंडेंस की एब्सेंट है तो ए लिखेंगे, प्रेजेंट है तो पी लिखेंगे, संडे हो गया, कोई बीच में हॉलीडे आ गया, तो हम किस तरीके से अपने रजिस्टर को, अटेंडेंस रजिस्टर को मेंटेन करके रखते हैं, है ना। यहाँ पर एक एग्जाम्पल इसका जो है लेते हैं,
देखिए क्या है कि अब मुझे डेटा को कहीं ना कहीं संभाल करके रखना पड़ेगा। ऐसा है कि तुम स्कूल आते हो तो मुझे पता होना चाहिए कि तुम प्रेजेंट हो कि एब्सेंट हो, है ना। कल को मुझे उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि भाई आपके मार्क्स भी कहीं रखने हैं, आपकी फ़ीस दी कि नहीं दी है उसके लिए भी मुझे रजिस्टर मेंटेन करना है, आपके लाइब्रेरी से कोई बुक ली तो उसको वापस किया कि नहीं किया है, आपकी कितनी फ़ीस है जो पेंडिंग है, आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, आपके पिछले साल में कितने मार्क्स आए थे, उस कितना सारा डेटा है। यहाँ सिर्फ हम एक अटेंडेंस रजिस्टर का रिकॉर्ड है जो लेकर के चल रहे हैं। तो अब ऐसा है कि किसी भी स्कूल का आप एग्जाम्पल ले लो तो वहाँ ये टीचर को चीज़ें मेंटेन करके रखनी होती है। तो अमूमन हमने देखा होगा कि हम फाइल लेते हैं उसमें हाथ से ही अपने डेटा को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या चीज़ होती है कि मान लीजिए हम एक साल की बात कर लेते हैं 2001 की। तो अब एक क्लास मतलब 5 तक स्कूल था, 1 2 3 4 और 5 क्लासेस हैं। अब उसमें एक अटेंडेंस रजिस्टर हो गया और 2 अलग अलग रजिस्टर और हो गए। तो एक क्लास के लिए हमें 3 रजिस्टर्स की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। एक क्लास के लिए 3 रजिस्टर की ज़रूरत पड़ रही है और मान लो 30 बच्चे हैं क्लास में, ठीक है। तो अब ऐसा है कि अगर हम 2001 से आगे बढ़ते बढ़ते आए तो स्कूल भी के अंदर क्लासेस बढ़ेंगे, बच्चे बढ़ेंगे, है ना, संख्या बढ़ेगी, रजिस्टर बढ़ेंगे। तो अगर हमने मैनुअली जाकर के ऐसे रजिस्टर को मेंटेन करा होता किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो मार्क्स होते या कुछ भी होते, तो इसमें कितने सारे ड्रॉबैक्स हैं कि मुझे मेरी जो फाइलें हैं वो साल भर साल है जो बढ़ती जाती, है ना। कितनी सारी ड्रॉबैक्स इसके अंदर आती अगर हम देखें तो हमारी जो फाइल है हमने जिसमें मैनुअली डेटा रखा है, अब मुझे 2-4 साल बाद क्या कराना पड़ता, 2 कमरे बनवाने पड़ते इन फाइलों को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि कोई भी कभी भी बच्चा आकर के पूछ सकता है कि भाई मेरी इस साल की मार्कशीट है जो दिखा दो, है ना। या फिर जो है आपको ही ज़रूरत है किसी XYZ रीज़न के लिए पड़ सकती है अपने पुराने रिकॉर्ड्स को खगोलने की। अब ऐसा है कि अगर मैंने उनको एक कमरे में रखा तो मान लीजिए किसी साल बारिश आ गई, उसमें पानी वानी पड़ गया, चूहे खा गए, है ना। तो ऐसा हो सकता है कि भाई आपका जो पुराना डेटा है ना वो किसी तरीके से चोरी हो सकता है, लॉस्ट हो सकता है, कहने का मतलब है। तो अब हमने सॉल्यूशन निकाला कि भाई इतना जो डेटा है हमारा, अब उस डेटा को हमें कहीं ना कहीं मेंटेन करके रखना होगा। जैसे अटेंडेंस रजिस्टर का हमने एग्जांपल ले लिया, अब आपकी अटेंडेंस लेना ज़रूरी है, इस डेटा को मेंटेन करके रखना ज़रूरी है, तो हमने उसके लिए एक रजिस्टर मैनुअली बना दिया, A फॉर एब्सेंट, P फॉर प्रेजेंट, और उसमें हमने भरना स्टार्ट कर दिया। अब ऐसा है कि इसमें ड्रॉबैक्स भी बहुत सारे हैं जो मैंने आपको बता दी, है ना। इसमें स्पेसिफिकली क्या हो सकता है, किसी बच्चे का नाम गलत हो सकता है, कभी वो प्रेजेंट था तो अब मुझे उसको एब्सेंट लिखना पड़ सकता है क्योंकि मैंने गलती से लिख दिया, है ना, ठीक है। तो कहने का मतलब है जैसे इस पर ले लेते हैं A और L लिखा हुआ है ना, A से समझ में आता है एब्सेंट, L से समझ में आता है लीव, तो इसमें कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा, तो यहाँ पर भी एक मिस्टेक हो गई। तो ऐसे में आप गलती कर सकते हो, तो आपको बार बार ओवरराइट करना पड़ेगा, तो फिर इसकी इंपॉर्टेंस खत्म सी हो जाएगी इस रजिस्टर की, है ना। तो ऐसा है कि हम इंसान हैं, हम गलती कर सकते हैं, ऑफ कोर्स हो सकती है हमसे ऐसी गलती कि हम जो है कहने का मतलब है कि अगर हमने रिकॉर्ड यहाँ पर मेंटेन करके रखे हैं तो कभी किसी का नाम ऊपर नीचे हो गया, कभी कोई बच्चा बाद में एडमिशन लिया, तो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर का फ़र्क है जो पड़ सकता है। अब ऐसा है कि ये तो सिर्फ एक रिकॉर्ड था, अगर मुझे ऐसी बहुत सारी क्लासेस के एग्जाम्पल ले लिए, उनके मार्क्स हो गए, सारी चीज़ें हो गई ना, तो अब इतने सारे रजिस्टर्स को मेंटेन करके रखना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क हो गया, है ना। अगर हम बात करें तो अगर हमने डेटा को कहीं ना कहीं संभाल करके रखा है, लेकिन अब उसके साथ में डील करना लॉन्ग टाइम तक बड़ा ही टफ हो गया। अब ऐसा है कि इंसान को जब आवश्यकता होती है तो आविष्कार होते हैं, तो यानी कि अब उसने सोचा कि हम अपने डेटा को कंप्यूटराइज कर देते हैं, डिजिटलाइज कर देते हैं। तो आपने क्या किया, कंप्यूटर्स के अंदर अपनी फाइल्स को बनाना स्टार्ट कर दिया, मतलब फोल्डर्स के अंदर फाइलों पर अपने अपने डेटा को रखना स्टार्ट कर दिया। फाइल का एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई एक्सेल फाइल हो गई, कोई CSV फाइल हो गई, ऐसी फाइलों में अपने अपने डेटा को रखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब ऐसा है कि फाइल सिस्टम की शुरुआत होती है, तो फाइल सिस्टम, अ फाइल कैन बी अंडरस्टूड एज ए कंटेनर टू स्टोर द डेटा इन अ कंप्यूटर। इट्स ऑल्सो लाइक अ कंटेनर, टिफिन की तरह। तो हमने क्या किया, फाइल्स के अंदर डेटा को डालना स्टार्ट कर दिया कंप्यूटर के अंदर। एक्सेल हो गया हमारी, अगर आपने देखा होगा तो एक्सेल के अंदर आपके टीचर्स अमूमन आप लोगों के जो है रिकॉर्ड्स वगैरह उनको मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। तो फाइल कैन बी स्टोर्ड ऑन द स्टोरेज डिवाइस ऑन अ कंप्यूटर। बिल्कुल हमने अलग अलग फोल्डर बना करके रख लिए क्लास वाइज और उनमें डेटा को पुट करना स्टार्ट कर दिया। कंटेंट्स ऑफ अ फाइल कैन बी टेक्स्ट, बिल्कुल टेक्स्ट फाइल हो गई आपकी, इसकी सेपरेटेड कॉमा हो गई, है ना। तो यस, हमने अलग अलग फाइलें ली और मतलब इनका एक्सटेंशन से आप इनको समझ सकते हो कि अगर किसी की एक्सटेंशन मान लो JPG है तो वो एक फ़ोटो की बात हो रही है ना।
तो एक्सटेंशन इनका अलग अलग है जो इनको डिफरेंशिएट कर रहा है, एंड उसमें हमारा डेटा है जो पड़ा हुआ है। तो कहता है कि फाइल स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर कैन बी एक्सेस्ड डायरेक्टली एंड सर्च फॉर डिज़ायर्ड डेटा। अगर हम एक MS एक्सेल का एग्जांपल लें तो वहाँ पर काफ़ी हद तक हमारे लिए चीज़ें हैं जो ईजी हो जाती हैं। अगर हम मैनुअली, अगर मेरे पास कोई फाइल है और उसमें मैं लिख रही हूँ डेटा को, और बजाय उसके कि अगर मैं MS एक्सेल के अंदर यही काम कर रही हूँ, तो मेरे लिए एक्सेल में एडिटिंग करना और ये सारी चीज़ें ईजी हो गया ना। कि अगर मान लीजिए किसी बच्चे का नाम गलती से गलत लिख गया, ए की जगह पी लिख दिया, है ना, अटेंडेंस की जगह मैंने एब्सेंट की जगह उसको प्रेजेंट बना दिया, तो मुझे अब गलत मैंने अगर किया है तो मैं उसको सही कर सकती हूँ, है ना। तो ये चीज़ें हमारे लिए बिल्कुल ईजी हो गई। लेकिन ये चीज़ें ईजी तो हुई, लेकिन अगर हम इनको मतलब 30-40 बच्चों के रिकॉर्ड तक देखें तो ये ठीक है। लेकिन अगर 30-40 के बाद में मैं ज़ीरोज़ को बढ़ाने लग जाऊँ, मतलब इतना अमाउंट डेटा है, तब तो हम इन MS एक्सेल या CSV के साथ में काम नहीं कर सकते हैं, है ना। तो तब हमें क्या करना पड़ेगा, तब हमें और उपाय हैं जो सोचने पड़ेंगे। तो ऐसी बात है कि भाई आपने सॉल्यूशन ढूंढा, लेकिन उन फाइल्स के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें थी या है कि जो कह लो कि एक तरीके से आप जैसे कि अगर हम कहें कि डेटा का बार बार रिपीट होना, ठीक है, डेटा की डुप्लीकेसी हो जाना, तो ये चीज़ें ड्रॉबैक्स के अंदर आने लगी। तो मतलब आपने एक सॉल्यूशन ढूंढा डेटा को डिजिटलाइज करने का, अपने MS एक्सेल इन सारी फाइलों में अपने डेटा को रखना शुरू किया। लेकिन वही है ना, अब इतने सारे बच्चे होंगे तो आपके पास में इतने सारे फाइल एंड फोल्डर आप रखोगे, है ना। हर क्लास के अगर आप कहोगे तो अटेंडेंस के लिए आपको अगर 1 से 12 की बात करें तो 12 आपकी शीट हो जाएंगी, है ना। तो आप फोल्डर में रखोगे अटेंडेंस वाले, तो एक टाइम आएगा कि भाई इतना सारा रिकॉर्ड जो आपने मेंटेन किया हम खुद ही भूल जाएंगे कि हमने कौन सी फाइल में क्या डेटा। अगर मान लीजिए मेरी काफ़ी सारी फाइलें हैं कि एक अटेंडेंस की फ़ाइल है, एक लाइब्रेरी की फ़ाइल है, और एक कोई फीस की फ़ाइल है, और एक मार्क्स की फ़ाइल है। अब इनका आपस में तो कोई रिलेशन नहीं है ना किसी का भी। तो अगर किसी बच्चे ने यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर चेंज करा लिया, तो अब ज़रूरी है कि उसको सारी फाइलों में जा कर के चेंज करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स अपने आप से तो चेंज होगा नहीं कि आप एक फाइल में कर दो तो सब फाइलों के अंदर चेंज हो जाएगा। उस पर्टिकुलर में हो गया चेंज, बट इतने सारे डेटा में कैसे चेंज करोगे। तो ऐसे में आपको दिक्कत आई कि नहीं आई, मतलब डेटा रिडंडेंसी यानी कि डुप्लीकेसी डेटा की हो गई कि जैसे अब मुझे डेट है तो बार बार फिल करनी पड़ रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक बच्चे का नाम 2 बार भी लिख दूंगी तो यहाँ कोई चेक करने वाला तो नहीं है कि मतलब मुझे आगे से एरर आएगी कि भाई तुमने ये रिकॉर्ड पहले भी एंटर कर दिया है, अब दोबारा मत करो। तो डेटा की डुप्लीकेसी हो गई, है ना, होगी, यस। फिर कहता है कि डेटा इनकंसिस्टेंसी डेटा जो है हमारा वो है डुप्लीकेशन, खैर मुझे ऊपर लिखना चाहिए था, बट अगर इसकी बात करें तो कहता है कि इनकंसिस्टेंसी, जैसे इसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, ये वाला, ये इनकंसिस्टेंसी का ही एग्जांपल है कि जैसे मान लीजिए एक बच्चे ने फ़ोन नंबर चेंज कराया, है ना, तो उसने कहा कि भाई इस फाइल के अंदर अपना नाम फ़ोन नंबर चेंज कर दिया। अब उसको मैनुअली जा करके हर कहीं चेंज करने की ज़रूरत है जो पड़ेगी, है ना। मान लीजिए किसी बच्चे ने अपना नाम चेंज कर दिया, है ना, उसका नाम पहले मान लो राम था, अब राम से उसका नाम श्याम हो गया, ठीक है। तो अब उसने एक फाइल में कर दिया, लेकिन बाकी फाइलों में अभी भी राम है जो पड़ा हुआ है, फ़ोन नंबर चेंज हो गया, है ना। तो मान लीजिए एक बच्चा है जो स्कूल छोड़ के चला गया, अब उसका रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट हो गया, बाकी फाइलों में कौन करेगा जा करके, है ना। तो इस तरीके से कह लो कि भाई आपके डेटा की इनकंसिस्टेंसी है जो यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। खैर डुप्लीकेशन आपको यहाँ लिखना चाहिए था। बाकी बात करते हैं आइसोलेशन की। तो आइसोलेशन का मतलब है कि आपका जो डेटा है ना वो उसका लिंक नहीं है ना एक दूसरे के साथ में, मैप नहीं हो रखा कि एक फाइल यहाँ है जिसमें कि आपके मार्क्स हैं, दूसरी फाइल यहाँ पर है जिसमें कि आपके जो है कह लो अटेंडेंस है, और तीसरी फाइल आपकी यहाँ जिसमें लाइब्रेरी है, और चौथी फाइल है कोई आपकी एडमिन की है ना। तो अब इन फाइलों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, लिंक नहीं है, है ना। तो जो डेटा पड़ा है वो आइसोलेट ही है, तो उसका कोई मैपिंग नहीं हो रही है कि अगर मैं यहाँ से फैच करूँ तो ये भी डेटा मेरा साथ में फैच हो जाए, मुझे एक ही से पता चल जाए कि उस बच्चे ने लाइब्रेरी की बुक्स रिटर्न की है कि नहीं की है। तो आइसोलेट है आपका डेटा, एक फाइल में पड़ा है, उसका लिंक मैप किसी और दूसरी फाइल से नहीं है। डेटा की इंटीग्रिटी बिल्कुल डिफ़िकल्ट है उसको मेंटेन करना, उसकी एक्यूरेसी को। कहने का मतलब है जैसे ये एग्जाम्पल ले लिया राम का, है ना, तो अब उसने अपना नाम चेंज करा के श्याम रख लिया, एक फाइल में राम है बाकियों में श्याम है, तो कैसे पता चलेगा कौन सा सही है और कौन सा गलत है। कुछ फाइलों में बच्चे ने अपना फ़ोन नंबर चेंज करा दिया, कुछ के अंदर नहीं हो रखा, तब सही और गलत का कैसे पता चलेगा कि विच वन इज़ एक्यूरेट,
कौन से वाला सही है या कौन से वाला गलत है, तो नहीं पता चलेगा। तो यानी कि दिक्कतें आ गई। तो वही चीज़ है ना, जब आपको डेटा को मेंटेन करना पड़ा तो आपने मैनुअली जा करके फाइलों में डेटा रखना स्टार्ट कर दिया, है ना, जो हाथ से बनती फाइलें। फिर आपको दिक्कत आई कि भाई इसमें तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी जो भी फाइलें आपने रखी हैं वो कहीं कट गई, फट गई, या फिर वही पर्टिकुलर रिकॉर्ड को चूहे खा गए, है ना। तो कहने का मतलब है कि उसमें आपको दिक्कतें आ रही थी, तो आपने सोचा कि चलो डिजिटलाइज कर देते हैं डेटा को, कंप्यूटर के अंदर डेटा को MS एक्सेल और इन सारी फाइलों में रखना स्टार्ट करेंगे। छोटे लेवल तक ठीक है जब आप छोटे मोटे रिकॉर्ड्स को हैंडल कर रहे हो, बट अगर आपको एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ में काम करना है ना, तो ये फाइलें भी फेल हो जाएंगी। तो यहाँ पर भी दिक्कतें ऑफ कोर्स आपको आने लगेंगी, एक टाइम पर आकर के लॉस्ट हो जाएंगे। अभी तो आप मान लीजिए काम कर रहे हो, लेकिन बहुत सारा रिकॉर्ड जब आपको हैंडल, मान लो फेसबुक का है, MS एक्सेल की फाइलों में आप कर लोगे उसको मैनेज? नहीं ना। आप मान लो आपने कर भी लिया, आप जॉब छोड़ के चले गए, कोई दूसरा बंदा आ गया, अब उसकी तो पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी ना उस चीज़ समझते समझते उसको, है ना। तो हम ऐसे नहीं कर सकते। तो जब हमारे पास में ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा आ गया ना, तो हम MS एक्सेल या इन फाइलों के अंदर डेटा सर्वाइव नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमें सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। खैर, इसकी बात करते हैं सिक्योरिटी की प्रॉब्लम। अब MS एक्सेल की फाइल है या कोई CSV फाइल है, ओपन किया, जस्ट देखा आपका फ़ोन नंबर, आपका एड्रेस, सिक्योरिटी की दिक्कत है कि नहीं? बिल्कुल है। अगर मैनुअली हाथ से भी लिखी हुई फाइल होती तो उसमें भी खाली खोल करके रजिस्टर में से फ़ोन नंबर देखना है ना। तो सिक्योरिटी की दिक्कत है। आप अपने मार्क्स नहीं बताना चाहते किसी को, लेकिन आप क्या है, आप उसको ओपन करोगे एंड आप देख सकते हो मार्क्स। डिफ़िकल्ट है एक्सेस करना, बिल्कुल। डेटा को एक्सेस करने के लिए आपके पास में कोई ऐसे फ़िल्टर फंक्शन नहीं है कि आप जो है जो जैसे प्रोग्रामिंग के अंदर है, या जैसे हम हमारे डेटाबेस SQL के साथ में करते हैं, MySQL वगैरह के साथ में, तो ऐसे आपको कोई डायरेक्ट फंक्शंस नहीं प्रोवाइड कर रखे उन सॉफ्टवेयर्स ने कि आप ऐसे अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हो या ऐसे आप एक्सेस कर सकते हो, है ना। तो उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं यहाँ पर। तो बहुत सारी ड्रॉबैक्स थी आपके पास में जब आप फाइल्स के साथ में काम कर रहे थे। तो मैं कह रही हूँ ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो जब इंसान को एक आवश्यकता क्रिएट होती है, तभी आविष्कार भी हैं जो पनपते हैं। तो जब आपको पता चलता है कि भाई इसमें भी आपका डेटा नहीं, क्योंकि डेटा का एक अमाउंट कह सकते हो ना, बहुत, अगर हम पुराने टाइम से 20 सालों के बीच में देखें और अभी तक देखें, तो डेटा बहुत सारा है जो आ चुका है। मतलब अगर हम कहें कि अगर 10 साल या 20 साल पहले की बात करते, तो तब इतना डेटा नहीं था यूज़ हो रहा, लेकिन धीरे धीरे अगर हम कहें तो अभी तो क्रांति सी हो गई, रेवोल्यूशन हो गया। अभी डेटा साइंस की बात हो रही है ना। तो साइंटिस्ट बन रहे हैं डेटा को हैंडल करने के लिए। इतनी बड़ी बड़ी पैंडास जैसी लाइब्रेरीज हैं जिनका निर्माण हो रहा है और डेटा को हैंडल करने के लिए, है ना। तो डेटा जो साइंटिस्ट हैं, डेटा एनालिस्ट हैं, उनकी सैलरी की अगर आप बात करोगे तो जो है नंबर्स काउंट में ही नहीं आ रहे हैं। तो अगर कहने का यहाँ पर एक सॉल्यूशन निकाला जाए तो सॉल्यूशन ये है कि भाई इतने ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को आपको कहीं ना कहीं हैंडल करके रखना होगा, संभाल करके रखना होगा। एक एग्जांपल अगर आप यहाँ पर लिखते हुए जाएं कि जैसे आप CBSE के या फिर जो KVS के फॉर्म आए हैं, है ना, ठीक है, या फिर आपके CBSE का डेटा है, आपने 12th क्लास के पेपर देने हैं या KVS का भी एग्ज़ाम देना है, तो आपने अपने फॉर्म भरे हैं, आपने भी अपने फॉर्म भरे हैं, तो वो इतने लाखों बच्चों ने जो फॉर्म भरे हैं वो सारा डेटा, अब ऐसा तो नहीं कि MS एक्सेल की या फाइलों के अंदर जाकर के स्टोर होगा, तो उसके लिए एक सॉल्यूशन की ज़रूरत होगी। तो हम किस सॉल्यूशन की तरफ दौड़ते हैं? हम सारे डेटा को डेटाबेस के अंदर मैनेज करके रखेंगे। तो इसी डेटाबेस के ऊपर हमारी जो ये आगे की आने वाली चीज़ें, क्लासें होने वाली हैं। तो यहाँ पर आपको ज़रूरत महसूस हुई कि डेटाबेस की नीड कहाँ पर है। तो यानी कि मैंने आपको नीड के दरवाजे पर ला कर के खड़ा कर दिया है। याद रखना, ये जो सारी ड्रॉबैक्स है ना फाइल्स की, तो यही आपकी एडवांटेज बनेंगी किसकी? डेटाबेस की। तो इसलिए भी आपको इन सारी चीज़ों को पढ़ना है, क्योंकि जो किसी की कमियां हैं वो हम आगे सुधार ला करके उसी की अच्छाइयां बना करके, मतलब ये सारी ड्रॉबैक्स थी ना, तो हमें डेटाबेस की ज़रूरत ही क्यों पड़ती अगर हमें ये ड्रॉबैक्स ना फील होती। तो इन्हीं सारी चीज़ों को एडवांटेज बना दिया हमने डेटाबेस के अंदर कि अब डेटाबेस में कोई रिडंडेंसी होगी नहीं, कोई इनकन्सिस्टेंसी नहीं होगी, कोई डेटा आइसोलेट नहीं होगा, सिक्योरिटी की कोई दिक्कत नहीं होगी, डेटा को एक्सेस करना बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने सॉल्यूशन यहाँ पर निकाले हमारे डेटाबेस के अंदर। एंड यस, हमारे डेटा को मैनेज करने के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत है जो यहाँ पर होगी, उसी के बारे में हम लोग आगे वाली क्लासेस में बात है कि शुरू किया जाए डेटाबेस का किस्सा। तो चलिए फिर शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर दिया जाए चैनल को और 4-5 दोस्तों को शेयर भी कर दिया जाए। एंड
चलिए, कहता है कि ड्रॉबैक्स थी फाइल की जो हमने लास्ट हमारे लेक्चर के अंदर पढ़ी कि भाई ड्रॉबैक्स क्या क्या थी। डेटा की रिडंडेंसी थी, डेटा इनकंसिस्टेंसी थी, डेटा आइसोलेट था, डेटा की इंटीग्रिटी थी, सिक्योरिटी रिलेटेड प्रॉब्लम और डेटा को एक्सेस करना कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो ये सारी जो चीज़ें थी ना वो हमारी फाइल्स के अंदर थी। तो मतलब कहने का कि आपने एक सॉल्यूशन ढूंढा, पर वो एक सॉल्यूशन ऐसा था कि जब ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ काम करना था तो आपको बहुत सारी इसमें ड्रॉबैक्स नज़र आई। क्योंकि आज की डेट की बात करें तो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को हम कैसे हैंडल करें, ये हमारा एक सवाल है। और इस सवाल का सॉल्यूशन जब हम ढूंढते हैं तब हमें यहाँ पर मिलता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो सबसे पहले अगर निकाल करके लाएं इस शब्द को डेटा, जो कि मैं पिछली क्लास में भी आपको समझा चुकी हूँ। डेटा क्या है? डेटा आपका नाम, मेरा नाम, कोई मेजरमेंट, किसी की एज, किसी के मार्क्स, ये सारी चीज़ें क्या है? डेटा है। तो अब उस इतने सारे डेटा को हम कहीं रखेंगे, कहाँ पर? एक डेटाबेस के अंदर। इट्स लाइक अ कंटेनर, उसमें हमने अपने डेटाबेस को रखा। अब डेटाबेस को जब आपने रखा, डेटा को आपने उस डेटाबेस के अंदर रखा तो उसको मैनेज भी है जो करना होगा। मैनेज कैसे करना होगा? आपको फ्यूचर में हो सकता है उस डेटा बेस के अंदर से उस डेटा को डिलीट करना हो, उसको मॉडिफाई करना हो, उसमें कोई चेंजेस करने हो, डिलीट, अपडेशन, व्हाटएवर जो भी आप मैनेज करने के लिए उसको चीज़ें करते हो, नए डेटा की एंट्री, पुराने की में कोई चेंजेस है ना, तो आपको उसके लिए एक सिस्टम की है जो ज़रूरत पड़ेगी। तो यहीं से हमारी जो है पूरी हो जाती ये टर्म क्या? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो बेसिकली अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डीबीएमएस और डेटाबेस शॉर्ट में अगर कहें तो ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए क्या करते हैं? हम अपने डेटाबेस को बिल्कुल क्रिएट करके रखते हैं और इसको फ्यूचर में हम मैनेज भी है जो करके रखते हैं। अब आप कहोगे कि आपने फाइल के लिए भी तो यही डेफिनेशन बोली थी कि जब हम फाइल के अंदर डेटा को रख रहे हैं तो फाइल इज़ ऑल्सो लाइक अ कंटेनर जिसमें हम अपने डेटा को पुट करके रखेंगे। अब ऐसी चीज़ है कि फाइलों में वो सारी चीज़ें क्या थी? ड्रॉबैक्स थी, ठीक है, कि रिडंडेंसी होना, इनकंसिस्टेंसी, ये सारी चीज़ें है ना। तो मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ में जब हमें काम करना है तो ये नहीं कर पा रही है। तो इसीलिए हमने सॉल्यूशन ढूंढा। तो यहाँ पर आपका एक छोटे लेवल से डेटा तो हो जाता है, जब आपके पास कम अमाउंट ऑफ डेटा है तब तो आप उसको मैनेज हैंडल कर लोगे। लेकिन जब हम एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा की बात करते हैं तो हमें यहाँ पर सॉफ्टवेयर्स के साथ में ही है जो चलना होगा। अब ऐसी बात है कि हम अगर डीबीएमएस की बात करें तो क्या करेंगे? हम इसके थ्रू अपने डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बोला, स्टोर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। फ्यूचर में कभी आपको अपडेट, मॉडिफाई करना होगा, डेटा को रिट्रीव करना होगा, ये सारी की सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, राइट? क्योंकि ये हमारा एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमें प्रोवाइड कराता है कि हम ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाएँ। एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो आपके साथ में या आपके पास में MySQL, जिसके ऊपर बिल्कुल हम लोग काम करने वाले हैं, हमारे पास Oracle हो गया, MongoDB हो गया, ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? हमारे DBMS के ही एग्जाम्पल हैं। अगर आज की डेट की बात करें तो आज हमारे पास में, जैसा कि लास्ट क्लास में भी मैंने बोला था, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। तो स्ट्रक्चर्ड डेटा की बात करें तो स्ट्रक्चर्ड डेटा जैसे कि एक टेबल में मेंटेन हुआ डेटा है जिसकी एक स्ट्रक्चर है। लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड डेटा वहीं पर जैसे न्यूज़पेपर हो गया, जैसे कोई वेबसाइट हो गया, उसके अंदर कहीं आपकी फ़ोटो आ रही है, कहीं कंटेंट पड़ा हुआ है ना, तो ये सारा डेटा क्या है? बिखरा हुआ डेटा है। लेकिन इधर हमारा जो डेटा है इसके अंदर किस में है? टेबल की फॉर्म में, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है। तो वैसी ही स्ट्रक्चर हम यहाँ पर भी है जो यूज़ कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर जिस डीबीएमएस की बात करेंगे वो हमारा है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट। तो हम डीबीएमएस से ही निकली हुई टर्म RDBMS है जिसका हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, राइट? तो ये चीज़ हो गई हमारे DBMS के बारे में। अब आगे चलते हैं तो देखिए, बात करेंगे अगर DBMS की तो ये एक तरीके से एक इंटरफेस की तरह काम करता है। हमारा डेटाबेस है जो हमने क्रिएट किया हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू। अब इसके अंदर इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हुए ही हम अपने डेटा को डालते जाएंगे और कभी चेंज करना होगा, फैच करना होगा, रिट्रीव, तो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हम वो चीज़ें पॉसिबल करेंगे। तो अब ये चीज़ क्या है कि ये हमारे डेटाबेस के बीच में और हमारे बीच में एक इंटरफेस का काम है जो करता है, ठीक है। अब ऐसा है कि अगर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बात समझ में आती है कि डेटाबेस सिस्टम hides certain details about how data are actually stored and maintained। देखिए क्या चीज़ होती है, यहाँ पर दो चीज़ें होती है, एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है। फ्रंट हैंड की चीज़ें जो हैं बिल्कुल बैक एंड से लिंक करती हैं। तो फ्रंट हैंड का जो यूज़र है, जैसे मैं हूँ, आप हो,
तो अगर हम अपने लेवल पर चीज़ें लें तो हमें वो चीज़ें दिखाई जाती हैं जो हमारे काम की हैं। हमें तो यही चीज़ से लेना देना कि भाई हमारे बटन होने पर अपडेट होना चाहिए और बटन होने पर डिलीट होना चाहिए। हमें क्या लेना देना कि बैकएंड के ऊपर क्या चल रहा है। तो बैकएंड का काम बैकएंड पर है जो चीज़ें संभाल लेता है हमारा जो है हमारा डेटाबेस। सो कहने का मतलब है कि हमें ये सारी इंटरनल चीज़ें हैं जो नहीं शो होती हैं या नहीं दिखाई जाती हैं। हमें हमारे लेवल की हमारे टाइप की चीज़ें हैं जो शो होंगी। तो इसीलिए ये क्या करता है, ये बीच में एक इंटरफेस का काम करता है। आप जस्ट अपनी तरफ से कमांड दे रहे हो और पीछे बैकएंड पर आपका काम है जो हो रहा है। आप यहाँ से कमांड दोगे कि अपडेट करना है, यहाँ से कमांड दोगे कि आपको डेटा को रिट्रीव फैच जो भी करना है, तो वो आपके बटन दबाने पर चीज़ें होंगी। लेकिन बैकएंड पर वो चीज़ें, वो ऑपरेशन है जो चलते जाएंगे। हमारे डेटा को फैच करना, हमारे डेटा के अंदर कोई भी चेंज करना, तो वो इंटरनल चीज़ें हमें नहीं दिखाई जाएंगी। अब बात आती है नेक्स्ट एग्जाम्पल की। देखिए लास्ट क्लास को थोड़ा सा याद है ना आपको, लास्ट क्लास की बात करें तो लास्ट क्लास के अंदर हमने काफ़ी चीज़ें की थी, जिसके अंदर मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि भाई अगर आपके पास में काफ़ी सारी फाइलें हैं, ठीक है, अब उसके अंदर अगर बच्चा आकर के कहता है कि भाई मेरा जो है नेम चेंज कर दो या फिर मेरा रोल नंबर चेंज कर दो, तो एक फ़ाइल के अंदर आपने रिकॉर्ड को चेंज किया लेकिन बाकियों में तो नहीं हुआ ना। वो एक में आपने उसका नाम चेंज कर दिया या उसका एड्रेस चेंज कर दिया, बट बाकियों के अंदर तो उसका नाम वैसे का वैसे ही था। तो यानी कि आपको वो जो सारी कमियां वहाँ पर आपको शो कराई थी ना, जो कमियां सारी आपको बताई थी, वो सारी की सारी जो कमियां थी वो यहाँ पर इसकी एडवांटेजेस बन करके आई हैं डेटाबेस के अंदर। देखिए बात ऐसी होती है कि यहाँ पर आपका एक सेंट्रल जो डेटाबेस है, अगर आप उसके अंदर चेंज करते हो ना तो वो आपको हर जगह ही डिस्प्ले होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर आपका CBSE का रिजल्ट आया है, ठीक है, तो आपके अगर जो है मार्क्स आ गए, मान लीजिए 100 के अंदर से कुछ अच्छे ही दे देते हैं, चलो 99, आपने स्कूल में देखा तो आपके 99 आ रहे, घर जाकर के जो है ये कुछ उल्टा ही हो जाता है 99 का। तो अब आप ऐसा नहीं कह सकते कि पापा को कि स्कूल में मेरे 99 थे, घर आकर के ये 9 को पता नहीं क्या हो गया या यहाँ पर मुझे डिस्प्ले ऐसे हो रहा है। नहीं, अगर एक्चुअल जो आपका जो सेंट्रल डेटाबेस है ना, अगर उसके अंदर जो शो हो रहा है वो आपको सारी दुनिया में शो होगा, ठीक है। तो आपने एक जगह चेंज करना है, सारी जगह डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे IRCTC का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कोई जो है ट्रेन लेट आ रही है या ट्रेन जिस भी टाइम पर आ रही है, तो मैं अगर अपने घर से देख रही हूँ या रेलवे स्टेशन से देख रही हूँ तो मुझे सेम ही टाइमिंग दिखाई देगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मुझे रेलवे स्टेशन जाकर के 5 मिनट आगे दिखाई देगी या फिर 10 मिनट पीछे दिखाई देगी, है ना। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं टिकट कन्फर्मेशन का। आपने मान लीजिए चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए कोई टिकट बुक कराई, अब आप जाते हो आंटी के पास में और पूछते हो कि मेरी टिकट कंफर्म हुई कि नहीं हुई। अब वो इस डेटाबेस के अंदर से देखते हैं और कहते हैं कि कंफर्म तो नहीं हुई है, ठीक है। अब आप या तो शाना समझते हो या ज़्यादा भोले हो, अंकल के पास जाते हो, बोलते हो भैया मेरा अंकल या भैया जो है चेक करके बताओ कि भाई मेरी जो टिकट है वो कंफर्म हुई कि नहीं हुई। अब ये भी तुम्हें इस डेटाबेस के अंदर से दिखाएगी, ये भी तुम्हें इस डेटाबेस के अंदर से शो करेंगे, है ना। तो कहने का मतलब है कि अगर आपके सेंट्रल डेटाबेस के अंदर ही चेंज हो जाता है तो वो दुनिया के किसी भी कोने में, चाहे आप अंटार्कटिका जा करके ओपन करके देख लो IRCTC की वेबसाइट, तो वहाँ पर भी आपको यही चीज़ है जो डिस्प्ले होगी कि अगर आपकी टिकट कन्फर्म है तो कन्फर्म है, नहीं है तो नहीं है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर वो जो आपको ड्रॉबैक्स नज़र आ रही थी ना कि एक जगह चेंज तो सारी जगह कैसे होगा, है ना, आपका सारा डेटा एक दूसरे से इंटर रिलेट है जो कैसे होगा। सो डेटा का आपस में इंटर रिलेट है जो होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर डेटा आप डेटाबेस में डालते जाओ, अगर वो आपस में रिलेट ही नहीं कर रहा तो फिर उसका क्या फ़ायदा। तो आपका डेटा आपस में इंटर रिलेट भी है जो यहाँ पर है। तो एक डेटा का दूसरे डेटा के साथ में एक रिलेशन है, इंटीग्रेशन, आपका जो है डेटा आइसोलेट नहीं है, है ना। तो वो जो सारी आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी वहाँ पर, वो सारी की सारी यहाँ पर एडवांटेजेस बन करके आ गई जो डिसएडवांटेजेस थे किसके, हमारी फाइल सिस्टम के। बात आई समझ में कि कैसे आपको डेटाबेस आपका जो काम है वो ईजी बना रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये कुछ इस तरीके से है कि भाई एक यूज़र है, अब जो है यूज़र का इंटरेक्शन होगा सॉफ्टवेयर के साथ में DBMS। अब उस सॉफ्टवेयर का ज़रिया बनेगा, मतलब वो एक सॉफ्टवेयर ज़रिया बनेगा, एक इंटरफेस बनेगा आपके डेटाबेस के साथ में बात करने का। तो यानी कि आपको अगर अपने डेटाबेस के अंदर कोई भी काम कराना है, आपको डेटा को रिट्रीव या फिर फैच कह लीजिए, आपको मॉडिफाई कराना है,
अपडेट आपको डेटाबेस ही क्यों ना क्रिएट करना है। तो ये सारी चीज़ें हमारे इस सॉफ्टवेयर के थ्रू है जो होंगी, जो हमारा DBMS का सॉफ्टवेयर है। कहता है कि DBMS सर्व्स एज एन इंटरफेस बिटवीन डेटाबेस एंड द एंड यूज़र। बिल्कुल ये एक इंटरफेस की तरह, एक ब्रिज की तरह है जो काम करेगा। ठीक है, आप अकेले जाकर के आपके डेटाबेस को क्रिएट करके या उसमें मॉडिफिकेशन नहीं करोगे। ठीक है, तो आप ये चीज़ें कराओगे एक सॉफ्टवेयर के थ्रू। एक सॉफ्टवेयर है जो यहाँ पर जरिया बनेगा, और यहाँ पर ये जो डेटाबेस है वो एक स्ट्रक्चर के अंदर है। कौन सी स्ट्रक्चर के अंदर है? टेबल वाली स्ट्रक्चर के अंदर, क्योंकि ये हमारा रिलेशनल डेटाबेस है। तो इसमें जो भी काम होगा वो टेबल के तौर पर होगा, और उस टेबल को मैनेज करने के लिए, उस स्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज की ज़रूरत होगी, और जिसका नाम है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। बात समझ में आ गई कि आप क्या करोगे? रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस थ्रू स्पेशल टाइप ऑफ कमांड्स कॉल्ड क्वेरिंग द डेटा, क्योंकि इसको क्वेरी की भाषा समझ में आती है। ठीक है, क्वेरी समझ में आती है, तो क्वेरी की भाषा को समझने के लिए क्वेरी वाली लैंग्वेज ही आपको सीखनी पड़ेगी, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास से या नेक्स्ट क्लास से हम लोग करेंगे। अब बात ये है कि आपके पास में हम जिस डेटा मॉडल की बात कर रहे हैं वो हमारा रिलेशनल डेटा मॉडल है, जिसके ऊपर हम लोग काम करना शुरू करेंगे। बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं, जैसे कि अगर आप बात कर लो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गया, एंटिटी हो गया यानी कि ER मॉडल हो गया, आपका हायरार्किकल हो गया, आपका नेटवर्क डेटा मॉडल हो गया। हम लोग जिस डेटाबेस मॉडल के ऊपर काम करेंगे वो हमारा मॉडल है कौन सा? रिलेशन। रिलेशन का मतलब है जी इसमें सारा डेटा एक टेबल की स्ट्रक्चर में जाएगा। टेबल की फॉर्म में हमारा डेटा है जो जाकर के स्टोर होगा। टेबल के थ्रू ही हम उसको फैच कर पाएंगे, उसमें चेंजेस कर पाएंगे, क्योंकि टेबल में जब हमारा डेटा स्टोर है ना, तो ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ हो जाती है। और दूसरी चीज़ कि ज़्यादा जो है सही रहता है हमारा डेटा टेबल के अंदर, ठीक है, बजाय कि किसी और फॉर्म के। तो ये अलग अलग जो है टाइप्स हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो मोस्ट पॉपुलर जो मॉडल है उसको हम लोग यूज़ करेंगे, विच इज़ रिलेशनल। और अगला किस्सा कहता है कि आप DBMS और RDBMS के अंदर एक अंतर है जो यहाँ पर बताने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं इस अंतर, इस डिफरेंस को। बात आती है DBMS की फुल फॉर्म की, इट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बात जब करते हैं RDBMS की, तो DBMS ही है लेकिन इसके आगे R लग गया है, तो R का मतलब है रिलेशन। रिलेशन का मतलब है RDBMS की भाषा में कि हम एक टैबुलर फॉर्म की यहाँ पर है जो बात कर रहे हैं। तो यानी कि DBMS से ही निकली हुई एक टर्म जो कि RDBMS है। तो अब बात ये होती है कि जब DBMS की बात हो रही है तब DBMS की बात हो रही होती है एक फाइल के तौर पर, एक फाइल सिस्टम के तौर पर। ठीक है, RDBMS के अंदर हम जिस स्ट्रक्चर का यूज़ कर रहे हैं, जो स्ट्रक्चर यूज़ होती है वो होती है एक टेबल की स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यानी कि हमारे जो सिलेबस के अंदर है, हम DBMS का कौन सा पोर्शन या कौन सा पार्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं? RDBMS। यानी कि हम टेबल के तौर पर अपने डेटा को जो है स्ट्रक्चर्ड वे में टेबल के स्ट्रक्चर के अंदर हम रख रहे होंगे, राइट। तो इसके लिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे वो होगा हमारा MySQL सॉफ्टवेयर। अब DBMS RDBMS, बात होती है DBMS की, तो इसमें क्या है? डेटा एक फाइल के तौर पर है और डेटा एक टैबुलर फॉर्म के अंदर है, टेबल की फॉर्म में। मतलब रिलेशन का मतलब ही क्या है? टेबल है। कहता है कि DBMS के अंदर डेटा इज जनरली स्टोर्ड इन ईदर हायरार्की फॉर्म। हायरार्की फॉर्म से मतलब है कि जैसे अगर हम कहें कि एक मेरा ये फोल्डर है, उसके अंदर दूसरा फोल्डर, तीसरा फोल्डर, उसमें 4 और फोल्डर हो गए, फोल्डर पर फोल्डर, आगे के आगे फाइल 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 फाइल, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक प्रॉपर हम एक टेबल की बात कर रहे हैं और टेबल के अंदर हमारे जो है डेटा की एंट्री हो रही है। अब उसमें हम प्राइमरी की, हमारी यूनिक की, ये सारी कीज़ का यूज़ करते हुए हम अपनी टेबल के ऊपर कुछ कंस्ट्रेंट वगैरह भी पुट करके उसको एक मोर रिलायबल, मोर एक्यूरेट टेबल है जो उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो जिसके लिए हम इसको बिल्कुल है जो यूज़ कर रहे होंगे, क्योंकि हमारा डेटा किस में होगा? टेबल में होगा। अब उस टेबल के ऊपर हम कंस्ट्रेंट वगैरह लगा करके, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा करके उस टेबल को एक एक्यूरेट टेबल, एक रिलायबल टेबल है जो बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा होगा? हमारे फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर में दूसरा फोल्डर, तो यानी कि हायरार्की फॉर्म के अंदर हमारा डेटा है जो हो रहा होगा। लेकिन यहाँ पर एक स्ट्रक्चर प्रॉपर यूज हो रही होगी, और वो कौन सी? एट द एंड खत्म होती हुई बात क्या? रिलेशन यानी कि टेबल। तो यहीं से इसका सबसे बड़ा अंतर है जो दोनों का सामने निकल करके आता है। देखिए बात यह है कि अगर DBMS के अकेले की अगर आप बात करोगे ना,
तो डीबीएमएस के अंदर बहुत सारी स्ट्रक्चर्स, बहुत सारे मॉडल्स हैं जिनका यूज़ हो रहा है, जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल हो गया, ईआर मॉडल हो गया। हम जिस फेमस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं या जिस पर हम यूज़ करेंगे वो हमारा रिलेशनल डेटा मॉडल है, ठीक है। अच्छा, बात आती है यहाँ पर डीबीएमएस यूज़ फाइल सिस्टम टू स्टोर डेटा, सो देयर विल बी नो एनी रिलेशन बिटवीन टेबल्स, ठीक है। अगर आप दो फाइलों की बात करते हो, जैसे एमएस एक्सेल की दो फाइलें होंगी, अब ये फाइल है बच्चे के एडमिशन की और मार्क्स की और मान लीजिए अटेंडेंस की, तो इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, है ना। तो क्या है, हमारा डेटा आइसोलेट नहीं है। यहाँ पर जो पड़ा हुआ डेटा है वो यहीं पर पड़ा है, यहाँ पर पड़ा हुआ यहीं पर है, आपस में उनका रिलेशन है अंदर टेबल के, लेकिन वो ये एक टेबल दूसरी टेबल से तो लिंक नहीं कर रही है। लेकिन यहाँ पर आप जितनी भी टेबल यहाँ पर बनाओगे वो आपस में सारी की सारी क्या होंगी, एक रिलेशन क्रिएट कर रही होंगी। तो अगर आप इस टेबल को फैच करते हो तो इसके सहारे आप बाकियों का डेटा भी है जो फैच करा सकते हो। तो वंस एक बार अगर आपने अपनी मेन टेबल में चेंज किया तो वो बाकी सब में जो चेंज है जो हो जाएगा। तो इसमें एक रिलेशनशिप होता है सारी टेबल्स के अंदर जो हमारे लिए चीज़ ईजी बना देता है ना। तो आरडीबीएमएस की बात करेंगे तो डेटा जहाँ स्टोर होता है वो टेबल की फॉर्म में होता है, रिलेशन होता है सारा डेटा जिसका कि आपस में, तो ये हमारे लिए ईजी हो जाएगा इंफॉर्मेशन कम टाइम में जल्दी से जल्दी फैच कर पाना। एक बार चेंज कर दिया तो वो सब जगह चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं उधर इसी की ही, तो टेबल्स तो बन गई लेकिन उसमें आप अंदर रिलेशन कहाँ है। बात करते हैं डीबीएमएस की, तो डीबीएमएस अगर ये बात करें तो छोटे लेवल पर ओके है, जहाँ पर हमें 30-50 लोगों का या 200-400 लोगों का ही डेटा मेंटेन करके रखना है, चीज़ें बहुत लिमिटेड है। लेकिन जब बात आ जाती है एक लार्ज अमाउंट, एक ह्यूज अमाउंट की, जैसे हम फेसबुक कह लें, है ना, जैसे हम जो है हमारा जो अभी सीबीएसई के फॉर्म वगैरह भरे गए हैं, है ना, तो अब ये वाली चीज़ों की जब बात आती है तो तब हमें डेटाबेस की ज़रूरत है जो बिल्कुल पड़ती है, क्योंकि उस टाइम पर हम अपने डेटा को अकेले फाइल से हैंडल नहीं कर सकते हैं। तो हमें डेटाबेस के अंदर डेटा को रखना होगा लॉन्ग टाइम तक रखने के लिए भी, एंड ऑफ कोर्स इजीली हमारे काम को करने के लिए भी। आप एग्जांपल ले सकते हो हमारी फ़ोन डायरेक्टरी का, है ना। अगर मैं मान लीजिए इसमें कोई ऐसा फ़ोन नंबर एंटर कर दूं जो पहले से है, तो मुझे आगे से चल के आएगा ना कि आपने पहले से ये फ़ोन नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, या तुम उसी को रिप्लेस करना चाहते हो, है ना, या फिर उसी के साथ में एड ऑन करना चाहते हो। तो मतलब जब हम बहुत बड़े लेवल की बात करते हैं तब हम आरडीबीएमएस की बात कर रहे होंगे। अगर आईआरसीटीसी का एग्जाम्पल ले ले, है ना, तो उसमें जब हम ओपन करते हैं तो उसमें टेबल की फॉर्म में आपको डेटा दिखाई दे रहा होता है ना। तो कौन सी टेबल आ रही है, कब जा रही है, कितनी लेट है, अगर मैं अपने घर बैठ के देख रही हूँ या फिर मैं कहीं और बैठ करके ट्रेन में भी बैठ करके अगर मैं देख रही हूँ, तो मुझे सारा कंफर्मेशन टिकट से लेकर के एवरीथिंग मेरे मोबाइल पर मुझे डेटाबेस में दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो वो डेटा कहाँ से फैच होकर के आ रहा है, डेटाबेस से फैच होकर के आपको इसका एक व्यू दिखाई दे रहा है कि हाँ इतने टाइम लेट है, आपकी टिकट कंफर्म हुई कि नहीं हुई, आपकी सीट नंबर व्हाटएवर एवरीथिंग वंस चेंज करोगे तो आपको वहाँ दिखाई देगा। और उस टाइम पर आप अकेले ही नहीं एक्सेस कर रहे हो, तो आप बहुत सारे लोग और भी हैं जो सेम टाइम पर मल्टीपल यूजर से उसको एक्सेस कर रहे हैं, है ना। तो बात वही आ जाती है कि यहाँ सिंगल यूजर ठीक है एक्सेस कर रहा है, लेकिन मल्टीपल यूजर जब ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा की बात हो रही है तो फिर डेटाबेस यहाँ पर आएगा, ठीक है, आरडीबीएमएस हमारा आएगा। अब बात होती है डीबीएमएस वगैरह की, तो एक्सएमएल वगैरह इसके लिए एग्जाम्पल ले सकते हो, और आरडीबीएमएस के लिए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं हमारा मायोस्क्यूएल, ओरेकल या एसक्यूएल सर्वर वगैरह, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल इसके लिए हो गए। बाकी अगर हम बात करें इससे रिलेटेड क्वेश्चन, अगर एग्जाम लेवल की बात करें तो आपको लिखने में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपको अगर एक ऐसी थ्योरी बना करके लिखनी होगी, क्योंकि लिखने वाले सारे क्वेश्चन चले जाते हैं नेटवर्किंग के हिस्से में, ठीक है। आपको यहाँ पर वाइवा वगैरह के अंदर, अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट देख रहे हो अभी इसको, तो वाइवा वगैरह में इसकी हमें ज़रूरत है जो पड़ती है। देखें नाज की एक मुझे शॉर्ट में बता दो कि डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में अंतर क्या है। तो पहली जो चीज़ आप शुरुआत करेंगे वो आप बिल्कुल किससे करेंगे, फुल फॉर्म के साथ ही करेंगे कि दोनों की फुल फॉर्म इस तरीके से है, और फिर आप नेक्स्ट लेवल पर हैं जो चीज़ें कर रहे होंगे। एंड ये हमारा डीबीएमएस आरडीबीएमएस का एक शॉर्ट में मैंने एक आपको जो है डिफरेंस बता दिया। बाकी देखो नॉर्मलाइजेशन हो गया, एसिड प्रॉपर्टी वगैरह हो गए, तो वो अंतर तो बिल्कुल आएंगे ही आएंगे। कि अगर हम अपने मास्टर्स की बात करें कि बीटेक बीसीए में हमने क्या पढ़ा था चीज़ें, है ना, तो वो एक अंतर आपको आगे चल करके दिखेगा। लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर जितनी चीज़ें हैं अंतर में हमें समझ में आ जाए, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे सामने अभी एसिड प्रॉपर्टी नाम लूँगी तो आपको मुझे सारी चीज़ें समझानी पड़ेंगी। मैं नॉर्मलाइजेशन का नाम तक लूँगी तो तब आप जो है नॉर्मल फील नहीं करेंगे कि अरे यार ये क्या बोल दिया, है ना। तो ये भारी भरकम शब्द हैं जो बिल्कुल इनके अंतर में आते हैं कि इसमें नॉर्मलाइजेशन होता है, इसमें नहीं होता, इसमें एसिड होता है, इसमें नहीं। तो ये सारी चीज़ें फ्यूचर में चल करके हमें एक अंतर में और है जो चीज़ें पता चलेंगी। अभी हमने सिर्फ उतना अंतर जाना है जो हमें चीज़ें समझ में आ सकती हैं,
ठीक है। तो बात कर ले, अगर मैं नर्सरी के स्टूडेंट को अगर मैं ABCD पढ़ा रही हूँ या मैं उसको सिर्फ एप्पल की स्पेलिंग बता रही हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पर एरोप्लेन की स्पेलिंग भी है जो मैं उसको बता सकती हूँ, बट मुझे पता है यहाँ पर ये भी कि नर्सरी के बच्चे को मैं अभी एरोप्लेन की स्पेलिंग नहीं सिखा सकती, उसको फर्स्ट में या सेकंड में या थर्ड में आने दो, तब वो सीखेगा अपने आप से। तो वही चीज़ें यहाँ पर है। DBMS RDBMS का अंतर यहीं पर ख़त्म नहीं होता है। मैंने कहा ना, जैसे और भी चीज़ें इसके अंतर में आ जाती हैं, लेकिन वो अभी हमें नहीं पढ़नी है क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। तो जितना अंतर अभी हमें समझ में आ सकता है या फिर अभी हमारे सिलेबस से रिलेटेड है, उतनी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी। ये बातों को कुछ आगे बढ़ाते हैं और आज के बातों के अंदर एक बात लेकर के आते हैं, वो लेकर के आते हैं रिलेशनल डेटा मॉडल के बारे में। अब देखिए, मॉडल है कोई डेटा का और जिसका नाम है रिलेशन। तो रिलेशन का मतलब मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं इसके अंदर किसकी, एक टेबल की बात कर रहे हैं बखूबी, ठीक है। अब देखिए, जो पहली बार एक दुनिया की सोच में ये सोच लेकर के आया जो शख्स कि भाई रिलेशनल डेटा मॉडल नाम की भी कोई चीज़ होती है, तो वो ये पर्सन है जिनका नाम है टेड कोड। ये IBM के बंदे थे। 1970 के करीब इन्होंने इसका पहला आप कहो कि जो है एक सोच लेकर के आए या फिर दुनिया को बताया कि भाई रिलेशनल डेटा मॉडल एक इस तरीके से आप जो है डेटा को आप डेटा को डेटाबेस बना सकते हो, डेटा को फैच कर सकते हो, डेटा को अपडेट कर सकते हो, व्हाटएवर जो भी डेटा से रिलेटेड चीज़ें थी, है ना। तो कभी अगर मैं अक्सर क्लास के अंदर ये भी चीज़ें बोलती हूँ कि हम सलमान खान, शाहरुख खान, हम रणबीर कपूर, रणबीर सिंह, हम ये बड़ा सर्च करते हैं यूट्यूब पर जा कर के स्पेसिफिकली ऐसा हम इनको भी सर्च कर सकते हैं। मेरे ख्याल से बहुत सारे जो बच्चे होंगे यहाँ पर, उनको पहली बार शायद टेड कोड का नाम भी है जो पता चला होगा, है ना। तो हम इनके बारे में भी चीज़ें सर्च कर सकते हैं, क्योंकि जब इस बंदे ने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया था, है ना, तब बिल्कुल इसको अंदाज़ा था, या दुनिया को उस टाइम पर ऐसा अंदाज़ा था भी नहीं कि भाई आने वाले टाइम में डेटा साइंटिस्ट हैं जो हम प्रोड्यूस कर रहे होंगे डेटा को संभालने के लिए। जो अभी चीज़ डेटा के लिए हो रही है, तो वो आगे आने वाले टाइम में कैसे एक्चुअल में रिवॉल्यूशन है जो लेकर के आएगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि हम ऐसे बंदों की जर्नी और ऐसे बंदों को जो लाइफस्टाइल है, जिन्होंने वाकई में कुछ किया है हमारी पूरी दुनिया के लिए, है ना, तो हम उनको भी है जो सर्च कर सकते हैं। तो मैं अक्सर जो है बच्चों से ये चीज़ बोलती हूँ, अगर कोई भी किसी का भी नाम है जो आ जाता है बीच में कि यार बुक के अंदर उनका नाम है जो आया है, तो बिल्कुल कुछ ना कुछ उखाड़ा है लाइफ के अंदर, तो आप उनकी लाइफ भी है जो यहाँ पर जाकर के सर्च करो, जिनको बहुत कम लोग जानते हैं या जो सिर्फ बुक तक ही जिनका नाम है आया और हम भूल गए, है ना। तो हम इनके बारे में भी है चीज़ें जान सकते हैं। तो बिल्कुल जो है आप इनकी फ़ोटो है जो कम से कम निकाल करके देखो विकिपीडिया से, इनके बारे में जो चीज़ें, ऑफ कोर्स हम हर चीज़ पेपर में आने के लिए नहीं पढ़ते हैं, कुछ चीज़ें हमें यूं ही भी है जो पढ़नी होती है, ठीक है। अगर हम इतनी सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी पता है कि पेपर में उसका इतना सा हिस्सा है जो आएगा, बाकी सारी चीज़ें जिनको हम आम भाषा में नॉलेज के लिए, है ना, तो बिल्कुल हम उनको पढ़ सकते हैं। तो अगर हम नॉलेज के लिए फालतू की चीज़ें देख सकते हैं, तो नॉलेज के लिए वाकई में नॉलेज की चीज़ें क्यों नहीं देख सकते। तो यस, इस पर काफ़ी लंबी चीज़ मेरी डिस्कशन हमेशा हो जाता है जब भी टेड कोड का नाम है जो आता है। तो यस, आप इनके बारे में सर्च करेंगे, इनके बारे में चीज़ें हैं जो जानेंगे, बिल्कुल एग्ज़ाम के लिए नहीं, हमें अपने लिए जानना है कि हम कुछ चीज़ इनसे सीख सकते हैं कि नहीं, है ना। यस, ऑफ कोर्स सीख सकते हैं। ओके, तो टेड कोड है जिन्होंने दुनिया के सामने सबसे पहले एक रिलेशनल डेटा मॉडल है जिसकी सोच है जो लेकर के आए, ठीक है। बट कमर्शियली ये जो इम्प्लीमेंट होना जो स्टार्ट हुआ 1980 के करीब हुआ, ठीक है। तो मतलब इन्होंने क्या किया था, एक न्यूज़पेपर के अंदर ही एक आर्टिकल के अंदर इसके बारे में चीज़ें लिखी थी कि ऐसा ऐसा हम डेटा को फैच कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। और फिर IBM ने क्या किया था, प्रैक्टिकली इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट किया था। अब ऐसी बात है कि जब हम रिलेशनल डेटा मॉडल की बात करते हैं तो बात करते हैं यहाँ पर रिलेशन की। रिलेशन का मतलब है एक टेबल, ठीक है। तो देखिए, अब इसमें कुछ कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको याद रखनी होगी। अगर आप पहली बार अगर DBMS के अंदर चीज़ें पढ़ रहे हैं तो आपको बिल्कुल क्या है, एक सेकेंड, आपको बिल्कुल क्या है कि जो है नई नई चीज़ें भी शायद हो सकता है। जैसे अगर मैं एट्रीब्यूट बोलूँ आने वाले टाइम में, फील्ड बोलूँ, मैं अगर डोमेन की बात करूँ, तो हमें पजल नहीं होना है कि ये क्या ही किस भाषा का नाम है जो लिया जा रहा है या कौन से शब्द हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। तो बात ये होती है कि आज से पहले हमारे सामने जब ऐसी कोई स्ट्रक्चर आती थी जिसमें रो और कॉलम हुआ करते थे, तो हम उसको
टेबल बोला करते थे। हालांकि हम अभी भी टेबल ही बोल रहे होंगे, लेकिन हमें पता चलेगा कि ये टेबल नहीं है, एक रिलेशन है। जैसे कि आपके सामने ये नाम आ रहा होगा और हम इनको क्या बोलते थे, या कॉलम बोलते थे, है ना, या बोलते हैं। अब ये क्या है, ये आपके रो हैं या रिकॉर्ड्स हम इनको बोल रहे होते हैं। लेकिन अब हमें इनके नाम थोड़े से अलग पता चलेंगे, या पता चलेगा कि रिलेशन क्या है। रिलेशन मतलब आपकी टेबल का नाम। अगर मान लीजिए एक टेबल है किसी ऑफिस का या कोई XYZ कंपनी का, तो इस टेबल का नाम अगर मैंने XYZ रखा है तो इट इज़ कॉल्ड रिलेशन। पेपर में जब प्रश्न आता है तो वो एक टेबल से डिनोट करते हुए नहीं, तो वो आपको यही कहेगा कि फॉलोइंग रिलेशन। तो यानी कि रिलेशन बोले तो वो वाला रिलेशन नहीं, ये वाला रिलेशन है, यानी कि हमारी टेबल की बात हो रही है। अब ये कहता है कि रोज ऑफ रिलेशन आर कॉल्ड ट्यूपल्स। तो बात जब हो रही थी पहले कि हम इनको रो या रिकॉर्ड्स बोल रहे होते थे या बोला करते हैं, तो अब हमें इसके अंदर एक शब्द जोड़ दिया है हम लोगों ने, दैट इज कॉल्ड ट्यूपल्स। तो हम इनको क्या बोला करेंगे या बोलेंगे, हम इनको ट्यूपल्स का नाम है जो देंगे। तो मेरे ख्याल से आप भूलोगे नहीं, तो बोले तो रो, बोले तो रिकॉर्ड, बोले तो ट्यूपल्स, ये एक ही मर्ज की दवा है। पता नहीं मैंने सही बोला, दर्द की दवा है या वॉटेवर, है ना। तो कहने का मतलब है कि ये तीनों एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं। बात को थोड़ा किस्सा आगे बढ़ाएंगे। किस्सा कहता है कि कॉलम्स की बात हो रही है, अच्छा जी, इनको आप फील्ड भी बोल सकते हो, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, फील्ड नेम। और इनको हम लोग एट्रीब्यूट्स बोल रहे होंगे जब हम RDBMS की बात कर रहे होंगे। तो यानी कि मैम आपने बोला कॉलम्स, फील्ड नेम और एट्रीब्यूट्स, क्या हम तीनों एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, ठीक है। तो अब अगर आपके सामने रो या कॉलम नहीं बोलते हुए हम ट्यूपल्स या फिर एट्रीब्यूट्स का नाम लेंगे, तो येस, इनको हम ये बोलते हैं। तो आपको ये चीज़ें जाननी है। अब बात आती है ये जो है हमारे सामने डेव है, जॉनस है, इनके जो नाम लिखे हुए हैं 18 हो गया, 3.4, ये सारे क्या कहलाते हैं, डेटा आइटम्स कहलाते हैं। बोले तो क्या, डेटा आइटम्स। तो DBMS है, DBMS से ही निकली हुई टर्म है क्या, RDBMS। तो RDBMS बोले तो हम रिलेशन के अंदर काम करते हैं, हम टेबल के अंदर काम करते हैं। तो यानी कि आपको अगर मैं ये कहूँ कि ये चारों के चारों, पांचों के पांचों क्या हैं, नेम, F नेम, सिटी, एज, तो ये हमारे एट्रीब्यूट है जिनको हम आम भाषा में कॉलम बोलते हैं, या फिर हम इनको फील्ड नेम के नाम से भी जान सकते हैं। अब ये क्या है, ये चारों पांचों स्मिथ, ये इन सब का जो डेटा आ रहा है, ये हमारी रो है, ये हमारे रिकॉर्ड्स हैं। तो इनको हम लोग रो, रिकॉर्ड और ट्यूपल के नाम से जान रहे होते हैं। और हमारी टेबल का नाम विच इज़ कॉल्ड रिलेशन, ठीक है। ओके, ये चीज़ पता चल गई। अब हम यहाँ पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताएंगे। आज की पूरी क्लास का अगर हम कंक्लूजन निकालें और आपको कहें कि जी फॉर गारंटेड कौन सा क्वेश्चन आएगा हमें पेपर के अंदर, तो आपको क्वेश्चन आएगा डिग्री और कार्डिनैलिटी का, ठीक है। अब जिन्होंने पहली बार सुना है कोई बात नहीं, जिन्होंने बार बार सुना है बट कभी चीज़ याद ही नहीं हो पाती कि भाई रो क्या, कार्डिनैलिटी क्या होती है और डिग्री क्या होती है, आज अभी आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। जो बच्चे मुझसे पहले पढ़ रखे हैं उनको पता है एक बार पढ़ने के बाद में कि वो कभी नहीं भूले। इसका मतलब क्या, वो अपनी जो है बर्थ डेट भूल सकते हैं, अब जो हो नहीं सकता, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि मेरे द्वारा पढ़ाने के बाद में डिग्री और कार्डिनैलिटी कभी भूल जाएं। तो मतलब आप अपनी बर्थ डेट तो खैर भूलोगे ही नहीं भूलोगे, आप इसको भी कभी नहीं भूलोगे। तो कहने का मतलब है कि आपको अगर समझ में आता है डिग्री और कार्डिनैलिटी क्या है, तो वो इस प्रकार से है। पहले इसको थोड़ा रिवाइज करा दें। टेबल का मतलब है रिलेशन, कॉलम्स का मतलब है फील्ड और एट्रीब्यूट, रो का मतलब है ट्यूपल्स या फिर रिकॉर्ड्स, है ना, ठीक है। अब बात यूँ होती है कि तुम्हारे सामने कोई भी एक टेबल आ गई और आपसे पूछा जाता है कि अच्छा इसके अंदर डिग्री बताओ, इसके अंदर कार्डिनैलिटी बताओ कि क्या है। अब बात ये है कि मैं अगर आपसे पूछूं कि कार कहाँ चलती है, आप कहोगे ये कहाँ से आ गया सवाल, ये सवाल आया है, ठीक है। अब ये है कि भाई कार कहाँ चलती है, तो आप कहोगे भाई रोड पर चलती है ना कार, रोड पर चलती है कार, ये कैसा सवाल हुआ, क्यों पूछ रहे हो। तो मैं कहूँगी अच्छा, आप कहोगे अरे नाम भी आपने गलत लिखा है, इट इज़ रो, ROW लिखा है, लेकिन आपको रोड की स्पेलिंग लिखनी है। मैं कहूँगी नहीं, मैं तो रोड को ऐसे ही लिखूंगी, क्यों, क्योंकि कार चलती है रो में, ठीक है, रो में चलती है कार। तो मैं आपको ये चीज़ बार बार क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कार्डिनैलिटी क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ रो, इट इज़ कॉल्ड कार्डिनैलिटी। तारीफ खैर बाद में कर देना। तो कार्डिनैलिटी क्या होती है, हमारी टोटल नंबर ऑफ रो या रिकॉर्ड्स या ट्यूपल्स कह सकते हैं। तो अगर हम इस पर्टिकुलर टेबल की बात करें तो इसके अंदर कितनी रो है, कितने रिकॉर्ड हैं, एक तो जानवी और दूसरा कोमल है। तो कितनी रो हो गई है इसके अंदर, ट्यूपल्स कितने हुए, रिकॉर्ड कितने हुए, 2। तो द टोटल नंबर ऑफ रो, रिकॉर्ड या फिर ट्यूपल, इट इज़ कॉल्ड कार्डिनैलिटी।
ठीक है, तो कितनी कार्डिनैलिटी हुई? 2 इस टेबल की। अब बात होती है डिग्री की, तो डिग्री का कुछ नहीं है। डिग्री बोले तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 होगी डिग्री। मतलब कॉलम्स, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे? डिग्री हो जाएगी। तो जब आपको एक मतलब समझ में आ गया कि कार बोले तो रोड, रो यानी कि, तो टोटल नंबर ऑफ रो इज कॉल्ड कार्डिनैलिटी एंड बचा हुआ क्या है? कॉलम्स है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स आर कॉल्ड डिग्री। तो मेरे ख्याल से मुझे इसमें कोई और शब्द ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पर समझ चुके हो। ओके, बोले तो आगे चलते हैं और डोमेन के बारे में बात करते हैं। अब इस शब्द को मैं 2 बार पढ़ाऊंगी आपको। एक बार डेफिनेशन अभी बता देती हूँ, समझाने के बाद में फिर बताऊंगी। तो इसकी डेफिनेशन पढ़िएगा जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। अ डोमेन is a unique set of values permitted for an attribute in a table। समझ में आई? ऊपर से गई? कोई बात नहीं। अब हम इसको दिमाग के अंदर फिट करते हैं। बात ये हो रही है, डोमेन का मतलब हो गया उन वैल्यूज़ को परमिशन है मिली हुई है, मतलब उन यूनिक सेट को परमिशन मिली हुई है जो वाकई में आपकी टेबल में जा सकते हैं। मैंने ये क्या बोला है? मान लीजिए आपके पास, आप एक टेबल के ऊपर काम कर रहे हैं जिसमें आपने एज डाली है और जिसमें आपने मार्क्स डाले हैं और जिसमें आप नेम डाल रहे हो। ठीक है, अब नाम में तो डेटा आ सकता है नेम का। अब ऐसी बात है कि तुम्हारा पेपर हुआ मान लीजिए 100 नंबर का, बोले तो क्या 100 नंबर का पेपर हुआ। अब देखिए इस के अंदर कौन सी एंट्री हो सकती है? अगर आपसे पूछूं तो आप कहोगे कि कम से कम 0 नंबर आ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 100 नंबर आ सकते हैं। तो मतलब कितनी एंट्री हो सकती है? बिटवीन 0 to 100। आप ये तो नहीं कह सकते कि किसी के नंबर -2 हैं या किसी के -500 हैं या किसी के 800 नंबर आए हैं। क्यों नहीं कह सकते आप ये? क्योंकि पेपर ही जब 100 नंबर का हुआ है तो कम से कम 0 नंबर आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 100 आएंगे। तो मतलब हमने यहाँ पर कुछ कंडीशन लगा दी हमारे एट्रीब्यूट के ऊपर कि भाई जो वैल्यूज़ है ना वो 0 से लेकर के 100 तक की वैल्यूज़ ही इसमें एंटर हो सकती हैं या उन्हीं को ही परमिशन है। तो जैसे एज है ना, अब मान लीजिए ये क्लास जो है फर्स्ट का एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ यहाँ पर, है ना। तो अब मैं एज किसी की 100 साल तो नहीं भर सकती यहाँ पर, मैं -5 तो नहीं कर सकती, मैं 50 तो नहीं कर सकती यहाँ पर, है ना। तो यानी कि कहने का मतलब है कि आप यहाँ पर एज के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शंस लगा दो कि भाई अगर नर्सरी क्लास है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 2 या 2.5 या 3 साल से लेकर के 4 या 5 साल तक के बच्चे हैं जो इसमें का डेटा एंटर हो सकता है। तो आपने एक रिस्ट्रिक्शंस लगा दी ना। मान लीजिए ये फुटबॉल कोई चैंपियनशिप हो रही है तो उसका एग्जाम्पल है, तो हम कह दें कि भाई 16 साल के ऊपर जो बच्चे हैं और 30 से नीचे हैं वही इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप एक रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो ना बिटवीन 16 to 30, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर अचीव हो रही है इसके थ्रू, तो उसको हम डोमेन बोलेंगे। दोबारा पढ़ें, अ डोमेन इज अ यूनिक सेट ऑफ वैल्यूज। किन वैल्यूज का? यूनिक सेट का। यूनिक सेट है किन वैल्यूज का? जिनको यहाँ पर परमिशन मिली हुई है एट्रीब्यूट के अंदर एंट्री करने के लिए। ठीक है, अब एग्जाम्पल और इसके अगर आते हैं हमारी जानकारी में, कहता है कि डोमेन ऑफ मंथ, अगर हम बर्थडे की बात करें या किसी डेट ऑफ ज्वाइनिंग की बात करें, कोई ऐसा एट्रीब्यूट है तो उसके अंदर महीना आपको डालना है। भाई महीना जनवरी से लेकर के दिसंबर हो सकता है, आपको XYZ महीना तो निकाल के ला नहीं सकते। तो परमिशन किसको मिली है? जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के महीनों को, है ना। तो अगर मैं डेट की बात कर रही हूँ तो अगर 1 जनवरी से 31 जनवरी हो सकता है, तुम यहाँ 35 जनवरी तो नहीं कर सकते। तो वो यूनिक सेट किसका हो गया? 1 से 31 तक जनवरी तक का, है ना। तो यानी कि अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई एक कॉलेज है, उस कॉलेज के अंदर वो कॉलेज तुम्हें कॉमर्स स्ट्रीम के लिए और तुम्हें आर्ट्स स्ट्रीम के लिए ही एडमिशन दे रहा है। तुम उसके अंदर वैल्यू नहीं डाल सकते साइंस की, क्योंकि उसमें 2 ही वैल्यूज जो है यूनिक, उन्हीं को परमिशन मिली हुई है। कौन सी? कॉमर्स एंड आर्ट्स। समझ में आई चीज? अब मेरे ख्याल से ये चीज नहीं भूलोगे। डोमेन ऑफ मंथ, मंथ का डोमेन हो गया। डोमेन ऑफ इंटीजर वैल्यूज, बिल्कुल अगर हम किसी के नंबर डाल रहे हैं, एज डाल रहे हैं, तो एज हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो इस तरीके से हम डोमेन इसको बोल रहे होंगे। ठीक है, तो अभी आपको क्या चीज बेसिकली समझ में आई कि डोमेन हमने जैसे इसमें एज का कर दिया हमने, है ना, कि जैसे जैसे चेक कंस्ट्रेंट लगा करके हम इस चीज को अचीव करेंगे कि भाई 18 से ऊपर वाला डेटा ही इसमें बेसिकली एंटर हो सकता है। तो ये एक डोमेन हो गया। अ डोमेन इज अ यूनिक सेट ऑफ वैल्यूज परमिटेड फॉर एन एट्रीब्यूट इन अ टेबल। आई थिंक अब इस लाइन के साथ में आप प्रॉपर जस्टिफिकेशन कर पा रहे होंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अ रिलेशन। रिलेशन की प्रॉपर्टीज क्या है? अरे भाई उस रिलेशन की बात नहीं कर रहे, बार बार घूम रहे हो तुम। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ। उसमें पढ़ाई के अंदर रिलेशन मतलब टेबल की प्रॉपर्टीज। ऑल द रोज ऑफ अ रिलेशन मस्ट बी डिस्टिंक्ट। अगर हम एक टेबल की बात करेंगे, है ना, तो उसके अंदर क्या चीज हो रही होगी कि जितने भी रिकॉर्ड्स आ रही होंगी, रो आ रहे होंगे, तो वो क्या हो रहे होंगे? यूनिक हो रहे होंगे।
ठीक है, एक दूसरे से डिफरेंट हो रहे होंगे। अगर सेम ही डेटा डालना है तो भाई टेबल की क्या ज़रूरत उसके अंदर, है ना। अब बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी की। कहता है कि ऑर्डरिंग ऑफ रो एंड कॉलम्स आर इमटेरियल। ऐसा है कि भाई यहाँ कहीं फिक्स नहीं है कि आप सबसे पहले जो है रोल नंबर ही लिखेंगे, हमेशा आप नाम नहीं लिख सकते। तो ऑर्डर इनका आगे पीछे हो सकता है। आप पहले एज एट्रीब्यूट बनाना चाहें, क्योंकि करता धरता कौन है, हम बना रहे हैं ना अपनी टेबल को, तो उसमें क्या चीज़ें कैसे आएंगी ये हम डिसाइड कर सकते हैं। फॉर अ रो अ कॉलम कैन नॉट हैव मोर देन वन वैल्यूज़। बिल्कुल, अगर हम मान लीजिए यहाँ पर एक एट्रीब्यूट ऐसा बना रहे हैं जिसके अंदर हम सब्जेक्ट डाल रहे हैं, तो अगर मैं मान लो बायो और CS मैं यहाँ पर एक में ही नहीं दे सकती, उसके लिए मुझे 2 रो रखनी पड़ेगी, तो हम एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को नहीं डाल सकते। ठीक है, तो उसके लिए हमें हर एक सिंगल रिकॉर्ड के लिए सिंगल एंट्रीज होंगी, तो यानी कि अलग अलग रो हम एंटर कर रहे होंगे अलग अलग डेटा के, तो एक में ही हम नहीं डालेंगे। ऑल द वैल्यूज इन अ कॉलम हैव द सेम डेटा टाइप। बिल्कुल, अगर आप मान लीजिए एक ऐसा एट्रीब्यूट बना रहे हो जिसमें आपने एज कर दिया, अब उस एज के अंदर तुम नाम नहीं डाल सकते, उस एज के अंदर तुम डेट ऑफ बर्थ नहीं कर सकते, है ना। तो अगर एक कॉलम आपने वैरकैर किया है तो उसमें सारा जो टाइप होगा वो वैरकैर का ही आ रहा होगा। नेम है तो उसमें सारा नेम देंगे, सिटी नहीं देंगे। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी होंगी। अगर अलग डेटा टाइप से देंगे तो आपको खैर एरर ही आ जाएगी, बट अगर हम सिटी का कॉलम है तो उसमें सिटी ही डाल रहे होंगे, हम उसमें नाम नहीं डाल रहे होंगे। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। अब एक फटाफट से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं जो चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी हैं। बात अगर चीज़ों की करें तो टेबल का नाम क्या हो गया, एक रिलेशन हो गया। इसमें ये सारे क्या हो गए हमारे जो है इनको हम एट्रीब्यूट बोल रहे होंगे, कॉलम के नाम को हम इनको फील्ड नेम बोल रहे होंगे। एंड जो है इसके अंदर जैसे ये 3 हमारे डोमेन्स हो गए, हमने सेट कर दिया डोमेन, है ना। इसमें नल नहीं आ सकता, कहने का मतलब है अगर हमने ऐसे सेट किया है। अब ये बात हो रही है कि भाई ये हमारे पास 3 रो है, यानी कि 3 रिकॉर्ड हैं। टोटल नंबर ऑफ रो क्या होगी, कार्डिनलिटी। टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या हो गए हमारी। ये सारी चीज़ें कर चुके थे और बात करेंगे अभी जो है हमारे रिलेशनल डेटा मॉडल के अंदर अगले कंसेप्ट की, जो कि हम कीज़ के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो एक क्विकली रिवाइज कर दें तो लास्ट क्लास में मैंने आपको टेड कोड के बारे में सर्च करने के लिए बोला था। देखो ये है जी बिल्कुल टेड कोड हमारे, एंड इनके बारे में मैंने आपको बोला था कि आप थोड़ा सर्च करना एंड थोड़ा जानना, क्योंकि हम जो है बिल्कुल सलमान, शाहरुख, है ना, तो हम इनके बारे में तो बिन बताए ही चीज़ें हैं जो जानते हैं बहुत सारी, लेकिन हम ऐसे शख्स के बारे में नहीं जानते जिसने वाकई में इसमें, अगर आप सोचें तो अगर डेटा के बारे में कोई उस टाइम पर नहीं सोचता, तो आज अगर हम बात करें तो डेटा के ऊपर कितनी सारे जो है हमारी लाइब्रेरीज बन रही हैं, सॉफ्टवेयर्स बन रहे हैं, है ना। तो ये जो सोच है जो भरने वाले पहले जो इंसान है, तो उनके बारे में हमें इस चीज़ें हैं जो ज़रूर जाननी चाहिए। तो इनके पूरे नाम की बात करें तो जैसे लास्ट क्लास में जो बच्चे बोल रहे थे कि मैम इनका EF कोड है, एक्चुअली में उनका नाम EF भी नहीं है। EF शॉर्ट फॉर्म के अंदर अगर आपको टेड कोड मिले या आपको एडगर फ्रैंक कोड मिले या EF कोड मिले, तो ये सारे नाम ही सही हैं। ठीक है, इन्हीं को ही जो टेड कोड के नाम से भी जाना जाता है। तो बेसिकली अगर बात करें तो इन्होंने जो है थ्योरेटिकल एक नॉलेज है जो दिया था रिलेशनल डेटा मॉडल का, और उसके बाद में IBM ने इसके ऊपर क्या किया था, प्रैक्टिकली काम करना शुरू किया था। ठीक है, तो ये हमारे रिलेशनल डेटा मॉडल की एक छोटी सी थ्योरी हो गई। अगर आपसे पूछे कि भाई जो है आर मॉडल ये पहली बार किसने इन्वेंट किया था, कौन है इसकी सोच के पीछे जो इंसान, उनका नाम बताइए। खैर डेट वेट तो क्या ही आनी, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, तो बाकी चलिए आगे हम बात करेंगे। और लास्ट क्लास में हमने मुद्दा ये भी किया था कि भाई जो डिग्री और कार्डिनलिटी है उनके बीच में अंतर क्या है। तो बेसिकली कार रोड पर चलती है तो टोटल नंबर ऑफ रो इज कॉल्ड कार्डिनलिटी, एंड बचा हुआ जी हमारा कॉलम है विच इज कॉल्ड टोटल नंबर ऑफ कॉलम कॉल्ड डिग्री। अब बात आती है कि भाई हम अपनी टेबल को रिलेशन के नाम से जानते हैं, कॉलम्स को एट्रीब्यूट या फील्ड भी बोलेंगे, एंड रोज को हम लोग ट्यूपल या फिर रो रिकॉर्ड्स के नाम से भी खैर जानते हैं। मुद्दा उठता है कि भाई कीज़ क्या हैं, तो आप कहोगे अच्छा कीज़ चाबी, हाँ बिल्कुल वही जानना है हमने। हम चाबी नहीं लिखते हैं, हिंदी विंदी में नहीं, हम उनको कीज़ ही बोलते हैं। ओके, तो देखिए अब बात आती है कीज़ की। तो देखो क्या चीज़ है कि डेटाबेस के अंदर हमारा डेटा पड़ा हुआ है। अब उस डेटा को हम सुरक्षित रखने के लिए कुछ कंस्ट्रेंट्स को अप्लाई करते हैं हमारी जो है टेबल के ऊपर, क्योंकि हमारा डेटाबेस है, उसके अंदर एक टेबल है, टेबल में हमारा डेटा है। अब हमारा डेटा मोर सिक्योर, मोर एक्यूरेट हो, तो उसके लिए हम उसको कुछ लिमिटेशंस में बांध देते हैं, हम उसके ऊपर कुछ सेट ऑफ रूल्स लगा देते हैं। तो वो रूल्स जो हम लगाएंगे उनको बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स, और वो किसके माध्यम से करेंगे, तो हम यहाँ पर कुछ कीज़ का सहारा लेंगे।
ठीक है। तो किस्सा जब हम शुरू करेंगे कीज़ का, तो सबसे पहले बात आती है यहाँ पर कि आपके सिलेबस के अंदर आपके पास प्राइमरी, कैंडिडेट, ऑल्टरनेट और फॉरेन की। अभी के लिए अगर आपने इनके नाम पहली बार सुने होंगे तो आप कह रहे होंगे कि यार ये क्या नाम है। अभी जब आप इसके मतलब समझोगे तो आपको ये सारी चीज़ें आसान लगेंगी। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि चीज़ों को नाम से पकड़ना स्टार्ट करो ताकि वो चीज़ें आपको कभी ना भूलें। अब चलिए कीज़ की परिभाषा को जानते हैं, बट उससे पहले जानते हैं कि की क्या है। एक एट्रीब्यूट के ऊपर अप्लाई होगी और उस एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ को यूनिकली आइडेंटिफाई कराने के लिए आप इसका यूज़ करेंगे। किताबी भाषा की बात करें तो अ की इन DBMS इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट हेल्प टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ ट्यूपल इन अ रिलेशन। ट्यूपल बोले तो रो और रिलेशन बोले तो टेबल की बात हो रही है। आपकी पूरी की पूरी टेबल के अंदर जितना भी डेटा है आप उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करा सकते हो। सो किसकी मदद से? कीज़ की मदद से। कीज़ आर ऑल्सो यूज टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट टेबल। दो अलग अलग टेबल हैं, तीन अलग अलग टेबल हैं, चार अलग अलग हैं, कितनी भी टेबल हैं, उन सबको आपस में कैसे रिलेट हम कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें भी हमारी हो रही होंगी किसके द्वारा? कीज़ के द्वारा। इंडिविजुअल वैल्यूज इन अ की आर कॉल्ड की वैल्यूज। अब ये किताबी भाषा हुई। इस सारी भाषा को जस्टिफाई करने के लिए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और एक एग्जाम्पल के साथ में इस चीज़ को समझेंगे कि आखिरकार कीज़ का क्या रोल होता है डेटाबेस के अंदर, हम क्यों इसको इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, क्या वाकई में इतनी इंपॉर्टेंस रखती हैं कि नहीं। बात करेंगे एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ में। अब ये एग्जाम्पल आता है कि आपके पास में एक टेबल है, सुपर ड्यूपर कूल एक टेबल बनी हुई है। हमने कहा बहुत ही बढ़िया। अब उस टेबल के अंदर आपके पास में कुछ डेटा है। अब ये डेटा मैंने जितना यहाँ पर आप आया उतना डेटा मैंने लिखा है। आप इमेजिन करिए कि काफ़ी सारा डेटा आपके पास में है। तो हमने क्या किया? राधा, राधा, प्रिया, सुनीता, राधा, राधा, फिर आया राधा चंडीगढ़, प्रिया दिल्ली, राधा चंडीगढ़, सुनीता चंडीगढ़, राधा दिल्ली और राधा चंडीगढ़, है ना। फिर आपके पास में कुछ कुछ उनकी एज आ गई। अब इसमें कुछ चीज़ें हो रही हैं, कुछ बातें हो रही हैं। बातें यहाँ पर ये कह रही हैं कि कुछ डेटा रिपीट नहीं हो रहा है। अगर आप देखें यहाँ पर कि कुछ डेटा आपका रिपीट हो रहा है। अगर हम देखें यहाँ पर तो आपको ये जो चंडीगढ़ वाला डेटा है राधा का, और ये राधा चंडीगढ़ और ये राधा चंडीगढ़। अब यहाँ पर दो बातें हो सकती हैं। बात पहली कह सकती है कि क्या पता सच में तीन राधा अलग अलग हों या फिर दो राधा अलग अलग हों। ठीक है, मतलब अलग अलग हो सकती हैं, जिनकी एज 35 भी हो, उनका नाम भी राधा और वो चंडीगढ़ में रहती भी हो। ऐसा हो सकता है, क्योंकि कहीं किताब में नहीं लिखा है कि ऐसा नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स डुप्लीकेसी हो सकती है। हम एक क्लास में ही हमारी एज नाम जो है सेम हो जाता है, तो यहाँ तो एक शहर हो गया ना। ठीक है, अब दूसरी बात कहाँ पर आती है? दूसरी बात कहती है कि चलो ठीक है सेम हो सकता है, लेकिन आपके पास में कितने % तक आप यहाँ पर श्योर हो? 50% तक चांसेस ये भी तो हो सकते हैं कि भाई डेटा डुप्लीकेट हो, है ना। क्या हो कि डेटा डुप्लीकेट हो, यानी कि एक डेटा को आपने बार बार रिपीट कर दिया हो गलती से, कैसे भी, है ना। तो अब जब बात आपको इतनी सी पता चल गई कि यहाँ पर दो कहानियाँ हो सकती हैं, तो अब इन कहानियों को कैसे हम जो है साबित करें, कैसे हमें पता लगाएं कि हम कौन सी 50% की तरफ हैं। अब जब बात हमने इतनी सोची तो बात कहती है कि आप यहाँ पर क्या करते कि एक ऐसा कॉलम बनाते जिसके थ्रू आपके रिकॉर्ड्स यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकते। यानी कि आप यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, कुछ ऐसा डेटा रखते जो यूनिक होता। जैसे अगर आपकी क्लास के अंदर आप दो बच्चे हो, एक कोमल है दूसरा भी कोमल है, मान लीजिए दोनों की डेट ऑफ बर्थ भी सेम आती है ना, कि डेट ऑफ बर्थ भी दोनों की सेम है। अब ऐसा है कि ये दो सिमिलैरिटी इन दोनों के बीच में हो गई कि भाई वो शहर भी एक ही शहर के अंदर, एक ही स्कूल के अंदर है, काफ़ी सारी सिमिलैरिटी होगी। तो अब मुझे अगर कोमल को बुलाना है तो मैं क्या करूँगी कि अच्छा 1 रोल नंबर वाली कोमल है उसको बुला के लाओ, या फिर 13 रोल नंबर वाली कोमल है उसको बुला के लाओ। तो रोल नंबर से उनकी आइडेंटिफिकेशन हो गई, है ना, उनका आधार नंबर हो गया जिसके थ्रू उनकी आइडेंटिफिकेशन हो गई। तो अब चीज़ को समझो कि हमें क्या करना होता है कि जब भी हम अपनी टेबल बनाते हैं ना, तो हमें ऐसी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है कि हम अपनी टेबल के अंदर कुछ जो है एट्रीब्यूट्स उनको ऐसा रखें, कुछ नहीं तो एक एट्रीब्यूट कम से कम ऐसा रखें कि जिससे हम अपने डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करा पाएँ। कि जैसे अब मैंने अगर 101 लिखा तो यहाँ से मुझे पकड़ा गया कि भाई ये वाली राधा थी ना, ये राधा अलग है। ठीक है, मतलब इसका जो है 103 है, मतलब नाम सेम हो गया, सिटी भी सेम हो गई, एज भी सेम हो गया, बट ये अलग है क्योंकि इसका रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर अलग है। लेकिन ये रिकॉर्ड आपने क्या कर दिया, डुप्लीकेट हो गया।
ये रिकॉर्ड क्या हो गया, डुप्लीकेट हो गया। तो कहने का मतलब है कि अगर मैंने यहाँ पर एक ऐसा रिकॉर्ड रखा होता जिसके थ्रू मेरे डेटा को मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाती, तो उसके थ्रू ये चीज़ मेरे लिए ईजी हो जाती, इसको फाइंड करना कि वाकई में ये मिस्टेक थी या फिर वाकई में कोई राधा चंडीगढ़ 35 एज है जो कि अलग अलग है। तो यहाँ पर कुछ सेम था, कुछ अलग था। वो कैसे आइडेंटिफाई हो पाया? जब आपने अपने डेटा को जो है यूनिकली आइडेंटिफाई कर किया और एक ऐसा एट्रीब्यूट बीच में रखा जिसके थ्रू आप ये चीज़ पॉसिबल कर पाते। अब ये चीज़ पॉसिबल होगी हमारी किसके थ्रू? हमारी कीज़ के थ्रू। अब यहीं से आपकी, जब आपने जाना कि ज़रूरत क्या है आपको कीज़ की, कहते हैं ना कि जैसे लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बोला था कि भाई आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो पहले आपको भूख लगती है, फिर आप सोचते हो कि भाई अब आपको क्या खाना है ना। तो कहने का मतलब है कि जब आपको यहाँ पर पता चला कि आप रिकॉर्ड्स डाल सकते हो डेटाबेस में, लेकिन अनगिनत अंधाधुन कुछ भी डालना, तो फिर उसका मतलब क्या है, सेंस क्या बैठता है ना। कि आप एक रिकॉर्ड को 50 बार उसको कॉपी कर दिया, तो फिर उससे अच्छा तो फाइल सिस्टम नहीं था। उससे अच्छा तो हम मैनुअली जा करके रिकॉर्ड्स को नहीं कॉपी में या बुक में कहीं किसी फाइल के अंदर जो है स्टोर कर देते, है ना। तो अब डेटाबेस बना रहे हैं, तो डेटाबेस के वो फायदे आएंगे यहाँ पर जो हमें नुकसान दिख रहे थे। कहाँ पर? हमारी जो है उसके अंदर फाइल सिस्टम के अंदर डेटा रिडंडेंसी, डुप्लीकेसी, आइसोलेशन, व्हाटएवर जो भी चीज़ें आपने पढ़ी थी, अब वो सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली यहाँ पर दिखना स्टार्ट होंगी कि वो जो डिसएडवांटेजेस थे वो कैसे यहाँ पर एडवांटेजेस की तरह काम कर रहे हैं। हमारे पास ऐसा क्या खास है इस डेटाबेस के अंदर जो इसको फाइल सिस्टम से अलग बनाता है। तो चलिए अब बात होती है यहाँ पर हमारी चारों कीज के बारे में, प्राइमरी, कैंडिडेट, अल्टरनेट एंड फॉरेन की। अब देखिए इनको समझना है ना अगर आपने, तो आप इसके नाम से ही इनको पकड़ो, इनकी गर्दन इनके नाम से पकड़ो। तो सबसे पहले जो गर्दन पकड़ी जाती है वो हमारे पास में वैसे तो मैं कैंडिडेट की पकड़ती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक हिंट दे दूँ कि आपके जो रिकॉर्ड है ना उनको यूनिकली, एक रिकॉर्ड को यूनिकली और नॉट नल होना पड़ेगा, ताकि जिससे क्या होगा आप अपनी पूरी टेबल के डेटा को डिफरेंशिएट कर पाओ बाकियों से अगर देखें कंपैरिजन करके। ओके, तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहले कैंडिडेट की गर्दन पकड़ते हैं। अब इसकी एक बार परिभाषा की बात करती हूँ। परिभाषा कहती है कि कैंडिडेट की अ रिलेशन कैन हैव वन और मोर एट्रीब्यूट दैट टेक्स डिस्टिंक्ट वैल्यूज। Any of these attributes can be used to uniquely identify the tuples in relation. Such attributes are called candidate key, as each of them are candidates for the primary key. परिभाषा समझ में आई? एक बार पढ़ी, अब मैं आपको प्रैक्टिकल बताती हूँ, फिर इसकी किताबी भाषा पर दोबारा आएंगे और फिर पूछेंगे समझ में आया कि नहीं आया। तो देखिए अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर एक टेबल का, तो देखिए इस पूरी टेबल के अंदर, इस डायग्राम के अंदर आपको तीनों चीजें बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। देखिए सबसे पहले अपने गर्दन किसकी पकड़ी है? कैंडिडेट की। अब इस टेबल को समझाने के लिए एक एग्जांपल देते हैं कि मेरे पास में एक क्लास है, उस क्लास का नाम है जी क्लास 12, ठीक है। अब हम हैं जो उस क्लास के क्लास टीचर मान लीजिए। अब बात ऐसी होती है कि मैं उस क्लास की क्लास टीचर हूँ, क्लास है जी 12। अब उसके अंदर बहुत सारे बच्चे हैं, संख्या हो गई मान लीजिए 30, और उसमें से मैं 4 बच्चों को निकालती हूँ कि भाई तुम में से मैं किसी को मॉनिटर बनाऊंगी, ठीक है। तो ये तीनों क्या हो गए? कैंडिडेट खड़े हो गए, ठीक है। तो किसके लिए? ये जो मॉनिटर नाम की एक गद्दी है उसके लिए ये जो है तीनों चारों जो है कैंडिडेट खड़े हो गए कि भाई ये भी मतलब चारों में से कोई भी मॉनिटर बन सकता है। जैसे एमपी एमएलए के होते हैं तो उनमें से कैंडिडेट खड़े होते हैं, तो उनमें से बनता कोई एक है, लेकिन कैंडिडेट सब खड़े हो गए ना। तो वैसे ही मैंने इनको कैंडिडेट खड़ा कर दिया कि भाई तुम में से कोई एक है जो यहाँ मॉनिटर बनेगा। अब मैं क्या करती हूँ, मेरी पूरी टेबल है, उस टेबल के अंदर से मैं कहती हूँ कि यूनिकली आइडेंटिफाई कौन कौन हो सकता है। देखा, स्टूडेंट की आईडी हो सकती है, रोल नंबर हो सकता है और उसका ईमेल। लास्ट नेम और फर्स्ट नेम तो आइडेंटिफाई यूनिकली नहीं हो सकता। तो ये तीनों क्या हो गए मेरे? ये तीनों के तीनों मेरे कैंडिडेट हो गए। तो इनको मैं क्या बोलूँगी? बंच के अंदर दे ऑल आर कैंडिडेट कीज। अब ऐसा है कि इसमें से मैंने कहा कि चलो जो 100% इस चीज़ को वेरी करेगा कि वो कभी भी जो है हमेशा यूनिक नल रहेगा और कभी भी यूनिक नल रहेगा और कभी हमेशा यूनिक रहेगा और कभी भी नल नहीं हो सकता, तो मैं उसको क्या करती हूँ? प्राइमरी की बना देती हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने क्या कहा कि भाई मेरी टेबल के अंदर ये इतने सारे बच्चों में ये 4 बच्चे हैं जो कि मॉनिटर बन सकते हैं, तो ये मेरे चारों क्या हो गए? कैंडिडेट हो गए। वैसे ही
पूरी टेबल के अंदर जो यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकती है ना, तो वो मेरे जो एट्रीब्यूट हैं वो क्या होंगे, कैंडिडेट की के कब्जे में होंगे। ठीक है, अब ऐसा है कि इसमें से मैंने कहा कि चलो 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 ठीक है, अब मैं इसको मॉनिटर बना देती हूँ। तो मैंने क्या कर दिया, इसको मॉनिटर बना दिया। ठीक है, अब वैसे ही ये जो मेरे एट्रीब्यूट्स थे ये सारे यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकते हैं, मतलब हो रहे हैं, तो ये मेरे बंच में क्या हो गए, इन पर जो कब्जा है वो किसका है, कैंडिडेट की का है। अब इसमें से मैं किसी को भी प्राइमरी की बना सकती हूँ, और मैंने इसको प्राइमरी की है जो बेसिकली बना दिया। जैसे मैं इन चारों में से किसी को भी मॉनिटर बनाऊंगी, तो मैंने इसको मॉनिटर बना दिया। अब ये जो पीछे तीनों बच गए, तो इनका दिल रखने के लिए मैं कहूंगी कि तुम सेकंड मॉनिटर आते हो, तो जब ये नहीं आएगा तुम तीनों काम संभाल लेना। वैसे ही हमारे पूरे ये जो तीनों का बंच है, इसको हमने कैंडिडेट बोला, इसमें से अगर मैंने एक को प्राइमरी की बना दिया, तो पीछे जो बच जाते हैं ना, उनको हम ऑल्टरनेट की का नाम दे देते हैं। क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल से आपको पूरी कहानी, पूरी बात समझ में आ गई होगी। जैसे कि अगर हम आगे चलें, तो हमारे पास में एक टेबल के एट्रीब्यूट्स यहाँ मैंने शो कर रखे हैं, है ना। अब इसके अंदर क्या हो सकता है कि ये और ये तीनों क्या होंगे, कैंडिडेट हो गए। अब इन तीनों के अंदर से चलिए मैंने इसको प्राइमरी की बना दिया, तो फिर पीछे ये जो दोनों बच गए ये मेरे ऑल्टरनेट की के नाम से जाने जाएंगे। तो अब अगर मैं आपको वो परिभाषा पढ़ाऊं जो अभी हमने पढ़ी थी, ये वाली परिभाषा कहता है कि कैंडिडेट की अ रिलेशन कैन हैव वन और मोर एट्रीब्यूट दैट टेक्स डिस्टिंक्ट वैल्यू। अगर आपकी टेबल है उसके अंदर एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट हैं और वो सारे के सारे यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहे हैं, सारे के सारे मतलब कितने भी एट्रीब्यूट हो सकते हैं, इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, इट कैन बी 4 एज पर आपकी टेबल के अकॉर्डिंग। तो यानी कि जिसमें डिस्टिंक्ट वैल्यू हो, यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहे हो, तो उन सब पर जो कब्जा होगा वो किसका होगा, कैंडिडेट की का होगा। ऑल ऑफ दीज एट्रीब्यूट कैन बी यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई द ट्यूपल इन अ रिलेशन। मान लीजिए ये रोल नंबर है, ये आधार नंबर है और ये पैन नंबर है, और ये आपका नेम है और ये एज है। नेम और एज यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकते हैं? नहीं। तो अब यूनिकली आइडेंटिफाई ये तीनों हो सकते हैं, तो ये तीनों बंच में इनको गुच्छे को क्या बोलेंगे, कैंडिडेट की। अब कहते हैं कि सच एट्रीब्यूट्स आर कॉल्ड कैंडिडेट कीज एज ईच ऑफ देम आर कैंडिडेट्स फॉर प्राइमरी की। अब इन तीनों के अंदर से ही मैं प्राइमरी की का चुनाव कर रही होंगी। तो बात को ध्यान से सुनिए, बात कहती है कि ये जो आपकी एट्रीब्यूट्स हैं जिनको आपने यूनिकली आइडेंटिफाई किया हुआ है या हो रहे हैं, वो सारे के सारे कैंडिडेट की हैं, क्योंकि उन्हीं के अंदर से आप प्राइमरी की का चुनाव करेंगे। ठीक है, राइट, समझ में आई बात। इसमें से हमने एक को प्राइमरी की बना दिया, जो पीछे बच गया वो क्या हो गया, आपका ऑल्टरनेट की हो गया। तो अगर आपको ऑल्टरनेट की परिभाषा बताएं, बट उससे भी पहले अगर आपको प्राइमरी की परिभाषा बताएं, अभी खत्म नहीं हुआ प्राइमरी की, इसको अच्छे अंदाज में अभी बताना बाकी है। मैं एक प्रीफेस बना रही हूं आपके दिमाग के अंदर। बात यहां पर हो रही है प्राइमरी की। कहता है कि आउट ऑफ 1 और मोर कैंडिडेट कीज, तो आप क्या करोगे, द एट्रीब्यूट chosen by the database designer to uniquely identify the tuples in a relation is called the primary key of that relation। अब अगर ये मेरे attributes हैं सारे के सारे, इनमें से ये और ये uniquely identify हो सकते हैं, तो ये क्या हो गए, मेरे candidate हो गए। क्या हो गए, कैंडिडेट। इसमें से मैंने इसको प्राइमरी की बना दिया, ठीक है, क्योंकि ये कहां से चूज होगा, कैंडिडेट की के अंदर से ही चूज होगी प्राइमरी की। तो ये जो पीछे बच गया, ये वाला और ये वाला, तो ये दोनों मेरे ऑल्टरनेट की का काम है जो करेंगे। तो रिमेनिंग 1 क्या बन जाएंगे, ऑल्टरनेट की बन जाएंगे। अब अगर आपको प्राइमरी की परिभाषा बताएं कि आपने प्राइमरी की इसको क्यों चूज किया, तो उसके लिए ये कहता है कि ये 3 शर्तों के ऊपर काम करेगा। पहली शर्त जो इसकी आती है वो कहती है कि इट शुड बी नॉट नल एंड ऑलवेज यूनिक। अब ये दूसरी शर्त कहती है कि एक टेबल होती है ना, एक टेबल जो, उसके अंदर आपके पास में सिर्फ एक प्राइमरी की हो सकती है। आपके पास में जो भी एक प्राइमरी की बनेगी उसकी वैल्यू कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती। सीधी सीधी बात है कि यूनिकली आइडेंटिफाई। बात ध्यान से सुनिए, पहली शर्त कहती है कि हमेशा ये नॉट नल होगी, हमेशा ये यूनिक होगी, या फिर डुप्लीकेट नहीं होगी, कह सकते हो ऐसा। और तीसरी शर्त कहती है कि एक टेबल में एक प्राइमरी की होगी। तो यानी कि प्राइमरी की इज लाइक अ क्वीन, एक टेबल में एक प्राइमरी की।
क्या समझे आप? पूरी टेबल में आप एक ही एट्रीब्यूट को प्राइमरी की बना सकते हो, राइट ये बात हुई। अच्छा, अब थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हैं। तो कैंडिडेट की आपको समझ में आई। कैंडिडेट की कहता है कि अ रिलेशन कैन हैव वन और मोर एट्रीब्यूट दैट टेक्स डिस्टिंक्ट वैल्यूज। उसी के अंदर से आप क्या कर रहे होंगे, जो है प्राइमरी की का चुनाव कर रहे होंगे। एनी ऑफ दीज एट्रीब्यूट कैन बी यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई द ट्यूपल इन अ रिलेशन, सच एट्रीब्यूट आर कॉल्ड कैंडिडेट की। तो जितने भी आपकी टेबल के अंदर यूनिकली आइडेंटिफाई या डिस्टिंक्ट वैल्यूज वाले एट्रीब्यूट होंगे, उन सब के ऊपर जो कब्जा कर रही होगी वो आपकी कैंडिडेट की होगी, क्योंकि कैंडिडेट की के अंदर से ही आप प्राइमरी की का चुनाव कर रहे होंगे। तो प्राइमरी की परिभाषा क्या थी कि जो आपकी कैंडिडेट कीज हैं तो उन्हीं के अंदर से डेटाबेस डिजाइनर क्या कर रहा होगा, प्राइमरी की को चूज करेगा। तो उसमें से एक को प्राइमरी की बना दिया, जो पीछे बच गई वो क्या हो गई, आपकी ऑल्टरनेट की हो गई। अब कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास में एट्रीब्यूट्स के अंदर से एक एट्रीब्यूट से कोई प्राइमरी की नहीं बन रही होती है, तो आप क्या करते हो, ऐसे में दो या दो से ज्यादा एट्रीब्यूट्स को मिला करके एक प्राइमरी की बनाते हो, तो वो क्या हो जाती है, कॉम्पोजिट प्राइमरी की हो जाती है। सच प्राइमरी की कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन एट्रीब्यूट, दे आर कॉल्ड कॉम्पोजिट प्राइमरी की। एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स को मिला करके वो हमारी कॉम्पोजिट प्राइमरी की हो जाती है। अब मैं इसके लिए एक एग्जाम्पल देती हूँ। पहले हम जो है बाद में जाएंगे फॉरेन की, बट पहले हम लोग एक एग्जाम्पल समझते हैं। चलिए बात और कहानी थोड़ी सी और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ में। तो देखिए एक टेबल बनी हुई है आपके पास में, सी पड़ी हुई कुल 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 कुल। अब टेबल के अंदर क्या है कि आपको स्टूडेंट की आईडी, यूनिकली आइडेंटिफाई, रोल नंबर, एनरोल हो गया एंड स्टूडेंट का ईमेल हो गया। तो ये तीनों क्या हो गए, आपकी कैंडिडेट कीज हो गई। अब इसके अंदर से मान लीजिए आप डेटाबेस बना रहे हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, तो आप क्या करते हो, इसको बना देते हो अपना जो है प्राइमरी की। ठीक है, अब ये जो पीछे बच गई ये दोनों क्या होंगे, ऑल्टरनेट कीज होंगे। सो सिंपल। अब इस एग्जांपल से समझेंगे। एक बार फॉरेन की को नहीं मैंने पढ़ाया है, तो अभी के लिए इसको एक बार स्टॉप करते हुए सिर्फ कैंडिडेट, ऑल्टरनेट और प्राइमरी पर ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अब कैंडिडेट की है तो आपका ये यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहा है, ये हो रहा है ईमेल हो रहा है और मोबाइल नंबर, तो ये सारे क्या होंगे, कैंडिडेट कीज होंगे। अब इनके अंदर से आपने लेट्स से कि स्टूडेंट का ये जो है नंबर, इसको आपने प्राइमरी की बना दिया, स्कूल नंबर को। अब जब आपने इसको बना दिया तो पीछे जो बच गई हमारी कीज वो क्या होंगी, वो अल्टरनेट कीज हो गई। ठीक है, इसके अंदर अगर आपसे प्रश्न पूछा है कि एक टेबल गिवन है, उसके अंदर से कैंडिडेट कीज को निकालिए, तो कैंडिडेट की आपके पास में हो गई जी रोल नंबर एंड फोन नंबर, दे बोथ आर कैंडिडेट कीज। आपने एक को मान लीजिए प्राइमरी की बना दिया, तो पीछे जो बच गई विच इज कॉल्ड अल्टरनेट की। आई थिंक अभी आपके पास में कोई गुंजाइश नहीं होगी, मैंने सारा कंसेप्ट इसका एकदम क्लियर कर दिया है। अब करते हैं बात फॉरेन की के बारे में। अब देखिए मैं कहती हूँ ना हमेशा कि नाम से ही चीज़ों को समझो। फॉरेन, फॉरेन का मतलब क्या है कि जो बाहर से आए हैं। जैसे हमारे कंट्री में अगर कोई बाहर से बंदा आता है तो हम क्या कहते हैं, फॉरेनर आ गया। यानी कि किसी बाहर की कंट्री का जो सिटीजन है वो हमारी कंट्री में आता है तो हम कहते हैं कि भाई फॉरेनर आ गया। बिल्कुल यहाँ पर जो कंसेप्ट है इसको हम लोग फॉलो करने वाले हैं। बात होती है कि भाई एक टेबल आपके पास में है, दूसरी टेबल आपके पास में है। अब दोनों टेबल के अंदर हम रिलेशन को क्रिएट करना चाहते हैं, तब इसकी की हमें याद है जो आएगी। अभी भी अगर चीज़ें समझ में नहीं आई तो मेरे ऊपर छोड़ दो, क्योंकि इसके द बेस्ट एग्जाम्पल से आपको इस चीज़ को समझाएंगे। अगर आपको आज से पहले कभी भी फॉरेन की में कभी भी कोई डाउट रहा होगा तो इस क्लास के एंड तक वो डाउट टाइम फेस होने वाला है। ठीक है, ओके, यानी कि वो डाउट दूर होने वाला है। ओके ओके ओके, तो बात करते हैं यहाँ पर। अच्छा, अब एक प्यारा सा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि भाई हमारे पास में एक टेबल बनी हुई है, उसके अंदर एक हॉस्पिटल का रिकॉर्ड है। अब हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर आते हैं, पेशेंट्स आते हैं। एक नॉर्मली एग्जाम्पल लें अगर हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर और पेशेंट का, तो आप एक एग्जाम्पल रखेंगे कि भाई पेशेंट ज़्यादा होंगे, डॉक्टर कम होंगे। ऐसा तो नहीं है कि जितने पेशेंट उतने डॉक्टर। हमारे पास डॉक्टर 4-5 होंगे लेकिन पेशेंट्स बहुत सारे होंगे। तो अब जब हम ऐसे डेटा को रख रहे हैं तो डॉक्टर और पेशेंट का जब डेटा आएगा तो एक चीज़ क्रिएट होगी, वो क्या, डुप्लीकेसी होगी कि नहीं होगी। बार बार डॉक्टर का डेटा भी है जो क्या आ रहा है, डुप्लीकेट हो रहा है। अब ऐसे में एक दिक्कत और आ सकती है। मान लीजिए कोई पेशेंट आता है रात को और मेरे जैसा कोई रिसेप्शनिस्ट बैठा होगा, आंखें बंद करके, उसको रात को नींद आ रही होगी और उसने यहाँ पर 03 और डॉक्टर लवजीत लिख दिया। अब ऐसा डॉक्टर तुम्हारे पास में, तुम्हारे हॉस्पिटल में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, लेकिन उसने यहाँ ऐसे डॉक्टर का नाम लिख दिया, उसने यहाँ डॉक्टर का नाम लिख दिया। अब
क्या हो गया, मतलब क्या आप मतलब यहाँ पर क्या ही तो आपके डेटा की रिलायबिलिटी रह गई, एक एक्यूरेसी टेबल की रही नहीं रही, है ना। तो जब हमें ऐसे अलग अलग इंफॉर्मेशंस जब हमें स्टोर करनी होती है अलग अलग, तो हम यहाँ पर जो है अभी मतलब मेरे को डुप्लीकेसी हो रही है, यहाँ पर जो है एक्यूरेसी नहीं बन रही है डेटा की, तो हम क्या करते हैं, हम एक सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। हम कहते हैं कि चलो चलो हम ऐसा करते हैं कि डॉक्टर की एक अलग टेबल बनाते हैं, पेशेंट्स की अलग टेबल बनाते हैं। वाह भाई वाह, सॉल्यूशन हो गया ना, डॉक्टर की अलग टेबल, पेशेंट की अलग अलग टेबल, दैट इज सुपर डुपर कूल। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत आती है, वो ये दिक्कत आती है कि भाई अब पता कैसे चलेगा कौन से डॉक्टर कौन से पेशेंट्स को देख रहे हैं, कौन से पेशेंट को कौन से डॉक्टर देख रहे हैं, लिजा को कौन देख रहा है, फ्रैंक को, कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। दोनों टेबल का आपस में रिलेशन लिंक ही नहीं है। फिर से कहेंगे, जरूरत महसूस हुई, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, तो यहाँ पर आपको नीड महसूस हुई। तो अब यहाँ से आविष्कार होता है हमारी प्राइमरी की का। तो प्राइमरी की क्या करती है, अगर अभी तक की परिभाषा में आप ये समझे कि क्या दो टेबल्स को आपस में लिंक करने के लिए हम इस फॉरेन की का यूज करते हैं, हम कहेंगे जी बिल्कुल। आपने क्या किया, दोनों टेबल को अलग अलग कर दिया। अब इस टेबल में इसकी प्राइमरी की है, इस टेबल में इसकी प्राइमरी की है। प्राइमरी की इज लाइक अ क्वीन, नॉट टेक क्वीन। टेक क्वीन हाँ मैं हूँ, ये प्राइमरी की है, ये क्वीन है टेबल की। ओके, अब देखिए बात आती है यहाँ पर कि भाई जो हमारी टेबल है उसके अंदर एक प्राइमरी की हो सकती है। तो अपन क्या किया, एक डॉक्टर की अलग से टेबल बना ली और उस डॉक्टर की अलग से बनी हुई टेबल के अंदर क्या किया, एक हमने प्राइमरी की लगा दी और पेशेंट की प्राइमरी की है जो लगा दी। तो डॉक्टर की अलग प्राइमरी की, इसकी अलग प्राइमरी की। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर हमें दो टेबल को आपस में रिलेट करना है, जोड़ना है, कि अगर मैं देखूं या पता करूं कि डेविड को, लिजा को, फ्रैंक को कौन से डॉक्टर देख रहे हैं, तो मुझे इस टेबल से वो वाली टेबल का डेटा भी फैच होकर के मिल जाए और जो मुझे चाहिए, जो नहीं चाहिए वो नहीं हो। तो यहाँ तो आपने तीन ही रिकॉर्ड मेंटेन किया। आप यहाँ पर डॉक्टर की जो है डॉक्टर का जो है स्पेशलिस्ट लिख सकते हो, किसके स्पेशलिस्ट है, उनका एड्रेस, फ़ोन नंबर, ब्लड ग्रुप, व्हाटएवर जो भी इंफॉर्मेशन डॉक्टर की टेबल में डॉक्टर वाली होंगी तो वो आप उसमें रख रहे होंगे। ठीक है, अब बात हुई इतनी सी। अब बात आती है क्या कि अगर एक बेसिक से एग्जाम्पल से आपको चीज़ समझाएं कि किसी और कंट्री का जब हमारी कंट्री में बंदा आता है तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि भाई वो फॉरेनर आया है। वैसे ही किसी और टेबल की जो प्राइमरी की है वो अगर किसी और टेबल के अंदर आपको जुड़ती हुई दिखाई देती है, लिंक होती हुई दिखाई देती है या आती है, तो उसको हम वहाँ पर प्राइमरी की नहीं बोलते हुए हम उसको वहाँ पर फॉरेन की बोलेंगे। क्योंकि प्राइमरी की तो इसके पास इसकी खुद की पड़ी है ना, या नहीं भी बनाई तो भी हम इसको प्राइमरी की नहीं बोलेंगे। फॉरेन की बनने के लिए जो पहली शर्त आती है वो ये आती है कि आपको किसी दूसरी टेबल की पहले प्राइमरी की बनना पड़ेगा। तो यानी कि आपको ये चीज समझ में आई कि किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी की जब किसी दूसरी टेबल में जोड़ी जाती है तो उसको वहां पर फॉरेन की के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो डेटा का फ्लो होगा वो कहां से होगा जी भाई, प्राइमरी की से होगा। तो यानी कि आपको ये चीज समझ में आती है कि ये जो फॉरेन की है ये रेफरेंस लेकर के आ रही है किसी दूसरी टेबल का अपनी टेबल के अंदर। क्या बात समझ में आई कि आपको ये चीज समझ में आई कि ये किसी दूसरी टेबल का रेफरेंस लेकर के आ रही है। इसके अंदर जो डेटा का फ्लो हो रहा है वो कहां से हो रहा है, प्राइमरी की से हो रहा है। तो यानी कि जो डेटा प्राइमरी की में मौजूद होगा वो डेटा फॉरेन की में मौजूद होगा। ठीक है, तो सारा डेटा मौजूद हो ये जरूरी नहीं है, बट डेटा जो भी फॉरेन की में दिखेगा वो आपको प्राइमरी की में अवश्य ही दिखेगा। इसमें आप अब वो वाला जो है एग्जाम्पल जो मैंने दिया था, कौन सा, कि भाई आंखें बंद मैंने ऐसे ही डाल दिया क्या डॉक्टर नंबर 3 यहाँ पर, है ना, कि भाई 3 नंबर डॉक्टर है जो लवजीत देख रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि मैं चाहते हुए भी क्या करूंगी, यहाँ पर डॉक्टर नंबर 3 की एंट्री नहीं कर सकती क्योंकि ये इस टेबल से डेटा को लेकर के आ रही है। तो अगर डॉक्टर की टेबल में कभी डॉक्टर की टेबल में कोई चेंज हुआ होगा तो फिर यहाँ पर आप डॉक्टर 3 डाल सकते हो, अगर यहाँ पर होता है 03 नंबर डॉक्टर। तो अब आप यहाँ पर वही एंट्री करोगे जो यहाँ पर है। तो अब मुझे देखो चीजें पता चल रही, डेविड को कौन से डॉक्टर है, 2 नंबर डॉक्टर जी, वो कौन से रूम नंबर में बैठ रहे हैं, 6 में। फ्रैंक
रैंक को कौन से डॉक्टर हैं, 1 नंबर ये वाले जी, वो 3 नंबर कमरे में बैठ रहे हैं। तो यानी कि आपको यहाँ से देखिए वो जो प्रॉब्लम थी आपकी दूर हो गई ना, डेटा की डुप्लीकेसी, डेटा एक्यूरेट भी हो गया। तो फॉरेन की का काम क्या है, 2 टेबल को आपस में जोड़ने का। तो किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी की कभी किसी दूसरी टेबल के साथ जुड़ती है तो उसको वहां पर प्राइमरी की नहीं बोलते हैं, उसको वहां पर फॉरेन की बोलते हैं। अब फॉरेन की का जो नाम है और प्राइमरी की का जो नाम है वो अमूमन यूजुअली हम सेम रखते हैं ताकि हमें खुद को कोई कंफ्यूजन ना हो, बट इन दोनों का नाम अलग अलग हो सकता है अगर आप रखना चाहें तो। अब इसकी परिभाषा पढ़ें। कहता है कि फॉरेन की इज यूज टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन 2 रिलेशन। बिल्कुल, 2 रिलेशन के अंदर आपस में अगर हमें डेटा का आदान प्रदान करना है, अगर हमें उनको जोड़ना है, तो तब हम फॉरेन की को क्रिएट करते हैं रिलेशनशिप क्रिएट कराने के लिए। A foreign key is an attribute whose value is derived from the primary key of another relation. मैंने कहा कि अगर एक टेबल में प्राइमरी की है तो उसकी प्राइमरी की को आपने किसी दूसरी टेबल के अंदर जोड़ा तो वहां पर वो फॉरेन की होगी और फॉरेन की में डेटा का फ्लो प्राइमरी की से ही हो रहा होगा। ठीक है, जैसे आपके घर के पास एक छोटी दुकान है और वो क्या कर रही है, अपना सारा सामान इस बड़े शोरूम से लेकर के आ रही है, मतलब उस बड़ी दुकान से लेकर के आ रही है। तो यहाँ पर जो भी सामान का फ्लो हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है। तो मतलब यहाँ सारा सामान इसके अंदर हो सकता है, या फिर कुछ सामान होगा तो वो सारा इसी का ही होगा। कहने का ये मतलब, ये तात्पर्य यहाँ पर हुआ। अब ये कहता है कि दिस मीन्स दैट एनी एट्रीब्यूट ऑफ अ रिलेशन, कोई भी एट्रीब्यूट एक रिलेशन के अंदर विच इज यूज टू रेफर कंटेंट फ्रॉम अनदर रिलेशन बिकम्स फॉरेन की। देखिए, एक टेबल के अंदर अगर कोई एक एट्रीब्यूट है, अगर वो दूसरी टेबल के अंदर भी है और वहां से लिंकअप होकर के इधर आ रहा है तो वो क्या होगा, वो आपका यहाँ पर प्राइमरी फॉरेन की हो जाएगा और इधर क्या है, वो प्राइमरी की है। तो यानी कि ये रेफरेंस किसका उठा रहा है, इस टेबल का रेफरेंस उठा रहा है। द रेफरेंसिंग रिलेशन इज कॉल्ड फॉरेन की। देखिए, यहाँ पर रेफरेंस्ड और रेफरेंसिंग 2 नाम है जो लिए गए हैं। अब देखिए, जिस टेबल में आपकी प्राइमरी की है, ठीक है, तो वो हमारा कौन सा रेफरेंस्ड हो गया, और जिसके अंदर वो एक्सेस हो रही है, मतलब यहाँ पर क्या है, हमारी फॉरेन की है। प्राइमरी की इधर बन गई हमारी फॉरेन की, तो वो हमारी क्या है, रेफरेंसिंग टेबल हो गई, रेफरेंसिंग रिलेशन हो गई। ठीक है, तो ये बात है। अब ये कहता है कि फॉरेन की कैन टेक नल वैल्यूज। बिल्कुल, हमारी फॉरेन की में नल वैल्यूज आ सकती हैं। भाई ऐसा हो सकता है क्योंकि वो प्राइमरी की थोड़ी ना है, वो किसी दूसरी टेबल में गई। अब उसके अंदर क्या होगा, डेटा डुप्लीकेट हो सकता है फॉरेन की में, ऑफ कोर्स, एंड डेटा नल भी हो सकता है। हाँ, अभी तक आप कह सकते हो कि हाँ नल है, पता नहीं इसको कौन से डॉक्टर अभी देख रहे हैं नए पेशेंट को, तो आपको पता नहीं, तो आप उतने टाइम के लिए इसको नल रख सकते हो अगर रखने की बारी आती है तो हमारी नल हो सकती है, लेकिन प्राइमरी की कभी नल नहीं हो सकती है। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस टेबल की तरफ देखते हैं तो इस टेबल के अंदर क्या चीज हो रही है, आपको पता चल गया अभी आपकी ऑल्टरनेट की ये दोनों हो गई, क्योंकि ये और ये आपकी क्या थी, कैंडिडेट। इसमें से एक को आपने क्या बनाया, प्राइमरी, पीछे बची हुई आपकी ऑल्टरनेट। बाकी यूनिक की बात करेंगे तो यूनिक की आपकी जो है नल हो सकती है और उसमें हमेशा डेटा है जो यूनिक जाएगा। ठीक है, ओके, सुपर की वगैरह का कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब 2 टेबल को आप जोड़ते हो तो एक टेबल की प्राइमरी की दूसरी टेबल में जब आपको दिखाई पड़ती है तो वो वहां पर एक फॉरेन की का रोल निभा रही होती है। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड द फॉरेन की। देखिए, बात आती है जो प्राइमरी की और फॉरेन की के अंतर की, तो बात करते हैं यहाँ पर। देखिए, प्राइमरी की से डेटा क्या हो रहा होता है, यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहा होता है। फॉरेन की क्या होती है कि फॉरेन की जो है बनने के लिए पहली शर्त है कि आपको किसी टेबल की पहले प्राइमरी की होना पड़ेगा, तब आप फॉरेन की बन सकते हो। ठीक है, अब ये कहते हैं कि प्राइमरी की में आप चाह करके भी कभी नल वैल्यूज नहीं डाल सकते, उसको खाली नहीं रख सकते। हाँ, फॉरेन की नल हो सकती है। फॉरेन की के अंदर अगर है कि भाई अभी हमें पता नहीं है कि कौन सा डेटा आएगा, तो आप तब तक के लिए या फिर उसको हमेशा के लिए नल रख सकते हो। इट मे एक्सेप्ट, हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। यू कैन हैव अ सिंगल, बिल्कुल एक टेबल में एक प्राइमरी की होगी, लेकिन अगर एक टेबल है उसके अंदर एक से ज्यादा फॉरेन की हो सकती है ना, क्योंकि वो ज्यादा टेबल्स का रेफरेंस ला सकती है अपने अंदर।
है ना, एक से ज़्यादा टेबल्स का रेफरेंस हो सकता है उसके पास में, तो जितना रेफरेंस होगा उतनी फॉरेन की होंगी। तो फॉरेन की एक टेबल में एक से ज़्यादा हो सकती है, बट प्राइमरी की इट्स लाइक अ क्वीन, तो एक टेबल में एक प्राइमरी की होगी। तो अगर आपको क्या चीज़ समझ में आई, तो की कंस्ट्रेंट्स के लिए ये परिभाषाएं मैंने छोटी छोटी लिखी हुई हैं, जैसे आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। अब एक बार फटाफट से पीछे चलते हैं और वो एक डायग्राम सा था ना, उसको समझते हैं यहाँ पर फॉर समरी ऑफ दिस क्लास। अगर इस क्लास की आज एक समरी निकालें कि हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा, क्या सीखा। देखिए, आपने ये चीज़ देखी कि आपको पता चला कि भाई कैंडिडेट कीज क्या हो सकती हैं या किसको बोलते हैं। तो जो भी आपके पास में एट्रीब्यूट यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकते हैं उस टेबल के अंदर से, वो कैंडिडेट हो गए। उसके अंदर से आपने प्राइमरी की बनाया जो कि कभी भी नल नहीं होगा और हमेशा यूनिक वैल्यूज रख रहा होगा। तो ये दो शर्तों पर लागू होगा। एक शर्त कौन सी है कि भाई एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होगी, तो ये शर्त जिस पर 100% है तो आपने उसको एक बार प्राइमरी की बना दिया। जो पीछे बच गए तो वो आपके ऑल्टरनेट की के नाम से जाने जाएंगे। अब ऐसी बात है कि एक और टेबल आती है हमारे पास, तो अब बात आती है किसकी, हमारी फॉरेन की। अब फॉरेन की के अंदर देखो क्या चीज़ है, ये यहाँ पर क्या है, प्राइमरी की है, सुपर डुपर कूल। अब इसको मैं क्या कर रही हूँ, दूसरी टेबल में लेकर के आई, तो यहाँ पर इसको प्राइमरी की बोलेंगे नहीं, दिस विल बी अ फॉरेन की। तो फॉरेन की बनने की शर्त है कि आपको किसी टेबल में प्राइमरी की होना होगा। और ये क्या कर रही है, अब यहाँ जो भी डेटा आएगा वो इसका रेफरेंस उठा रहा होगा। तो ये क्या है, यहाँ पर उस टेबल का रेफरेंस उठा रही है दूसरी टेबल का, तो इसके अंदर जो भी डेटा का फ्लो होगा वो प्राइमरी की से उठ करके आ रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी दूसरी कंट्री का फॉरेनर हमारी कंट्री में आता है और उस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो वैसे ही अब ये जो है ना, ये क्या है, ये किसी दूसरी टेबल से आया रेफरेंस है और यहाँ पर उसका रेफरेंस ले रहा है कौन सी, दूसरी टेबल का, जिसका नाम है टेबल स्टूडेंट टेबल, और ये हमारी गेम वाली टेबल है ना। तो बात इतनी सी है यहाँ पर। तो ये एक कंक्लूजन हुआ आज की क्लास का। अब हम आपको मिलते हैं अगली क्लास में। मैंने बहुत प्यार से अच्छे ढंग से आपको सारी कीज बता दी है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अपने डाउट को। एंड हमने अपना काम बखूबी निभाया, आपको भी अपना काम बखूबी निभाना है, तो यानी कि इस क्लास को पूर्णतया शेयर करना है। ठीक है, ओके, तो चलिए फिर बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। बहुत सारी धूप आ रही है, अभी हम बाद में पढ़ाएंगे। बाय बाय।